जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का जो वीडियो है काफ़ी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के टॉपिक में आपको दिख गया होगा, यूनिक टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पेपर वन के। हो सकता है आपने टॉपिक्स पढ़े हो सकता है आपने ये टॉपिक्स ना भी पढ़े हो, बट हाँ, हो सकता है कि 50% टॉपिक्स सबने पढ़े होंगे इसमें जो मैं आज पढ़ाऊंगी, लेकिन 50% नहीं भी पढ़े होंगे, ये ऐसा मुझे लगता है। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे समझदार बच्चे हो तो हो सकता है आपने 100 के 100 पढ़ रखे हो। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आप को 10 में से रैंकिंग दे देना कि 9, 8, 7 कितना स्कोर बना आपका। स्कोर इन द सेंस कि आपको कितना टॉपिक्स ऐसे लगे जो आपके लिए नहीं थे। जैसे 9 मतलब 90% टॉपिक्स आपको लगे कि आते थे और सिर्फ 10% थे जो मैंने बताए, या फिर हो सकता है 80% आते थे और 20%, तो वो आप ऐसे रेशियो में बता सकते हो। सो वैसे 9 मतलब कि आपको 90% टॉपिक्स आते थे, 8 मतलब आपको 80% ऑफ द टॉपिक्स आज की वीडियो से आते थे। ठीक है। सो ऐसे आपको अपना स्कोर भी यूनिट कमेंट सेक्शन में बताना है एट द एंड ऑफ द वीडियो। पर ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको पक्का पक्का 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ऐसा मैं बोल रही हूँ क्योंकि, या फिर इसके अराउंड ही, जरूरी नहीं कि सेम डिट्टो, बट हाँ, इसके अराउंड 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रही कि ये सारे यूनिट टॉपिक्स जो है मैं कवर करा ही दूंगी, कि दिसंबर वाले में आपको एक भी यूनिट टॉपिक नहीं मिलेगा। वो तो सिर्फ एनटीए ही जानता है कि उसको कौन से टॉपिक्स डालने हैं। तो पता नहीं कहाँ से लेकर आता है ये नए नए टॉपिक्स। लेकिन हाँ, जो अभी तक नए टॉपिक्स आए हैं और उनसे वो टॉपिक्स रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2022 में जो नए टॉपिक्स आए थे वो 2023 में भी रिपीट हुए, उसी के अराउंड बाकी चीजें रिपीट हुई। जैसे कि 2022 में चार एक क्वेश्चन था, उसके 4 ऑप्शंस थे और वो चारों यूनिक ऑप्शंस थे। तो पहले 2 ऑप्शन में से उन्होंने क्वेश्चन बना दिया और बाकी 2 ऑप्शन में से जो क्वेश्चन था वो 2023 में बन गया था। राइट? या फिर जो 2023 का जो मार्च वाला पेपर हुआ था, मार्च में जो क्वेश्चन आए थे वो जून में भी रिपीट हुए थे। ठीक है, उसमें से ऑप्शन में से रिपीट हो गए थे, या फिर उसी के अराउंड उसी टॉपिक से उसी कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ऐसे टॉपिक्स मैंने एक जगह इकट्ठे करे, तभी ये वीडियो आने में टाइम लग गया, क्योंकि माय पर्पस इज क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली क्वांटिटी एजुकेशन। सो क्वांटिटी पे तो मैं फोकस नहीं कर रही हूँ, क्वालिटी पे फोकस कर रही हूँ, तभी इतना टाइम लग रहा है। और 99 परसेंटाइल की गारंटी मैं क्यों दे सकती हूँ? क्योंकि मेरे खुद के 99.2 परसेंटाइल आए थे पेपर वन में। 35 क्वेश्चन ठीक हुए थे, जिसमें से यूनिक टॉपिक्स वाले क्वेश्चन भी मैंने ठीक किए थे, जो दूसरों को डिफिकल्ट लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मैंने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया था। तो इस साल का जो पेपर हुआ जून वाला, उसको भी मैंने एनालाइज किया, उससे पहले वाला भी और उससे पहले वाला भी, और सबको मिला के एक ये वीडियो आज के लिए लेकर आई हूँ। तो चलो चलते हैं, अब बहुत हो गई बक बक, अब करते हैं बात शुरू। तो टीचिंग मॉडल्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो यूनिट वन है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके जो यूनिक टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन रखेंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, जहाँ पे मेरे को लगेगा कि हाँ, आपको सर्च करना चाहिए, मैं आपको बोलूँगी कि गूगल पे सर्च कर लो और नोट्स बना लो। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप अपना पेन पेपर साथ में लेकर बैठो, नोट्स बनाते जाओ, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। बट मैंने पीपीटी नहीं बनाई है, मैंने सिर्फ ब्लैंक स्लाइड छोड़ी हुई है ताकि मैं आपको लिख के समझा सकूं। तो सबसे पहला टीचिंग मॉडल है बीएफ स्किनर का। स्किनर का मॉडल सबने पढ़ा भी होगा, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए यह नया है, और जिन्होंने पढ़ लिया उनको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बीएफ स्किनर जो है वो बिहेवियरल मॉडल के लिए जाने चाहते हैं अपने। ठीक है, एंड उनका री के लिए जो रिइंफोर्समेंट वाला वर्ड आया था पिछली बार मैच द फॉलोइंग में, तो उसमें था पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मतलब जब आपको स्टिमुलस मिलता है, एंड स्टिमुलस क्या होता है, जैसे कैट है, ठीक है, एंड कैट के लिए, कैट को फिश पसंद होती है खाना, राइट? तो फिश उसके लिए क्या है, स्टिमुलस है, या उसका हंगर, जो उसको भूख लगी उसका स्टिमुलस है। फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉग के लिए जो अगर हम हड्डी दे देंगे, ठीक है, ये हड्डी हो गई। सो ये डॉग के लिए जो ये हड्डी है ये उसका स्टिमुलस है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, जब आपकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस, कि जब आपको स्टिमुलस दिखा दिया, मतलब आपको जब हड्डी दिखा दी, उसके बाद जब आपका जो रिएक्शन हुआ और आपका जो रिएक्ट करने का तरीका था वो इंक्रीज हुआ, तो वो होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के साथ हम यूज करेंगे आफ्टरवर्ड। नेगेटिव में क्या, जब आपने स्टिमुलस को रिमूव कर दिया, तो रिमूव तो अपने आप में ही एक नेगेटिव वर्ड है, तो उसको वैसे आप याद रख सकते हो कि जब हमने रिमूव कर दिया उस स्टिमुलस को, उस चीज को, एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ी, फ्रीक्वेंसी दोनों में इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक जगह हमने स्टिमुलस को रिप्रेजेंट किया आफ्टर द स्टिमुलस हुआ, और एक जो दूसरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट स्टिमुलस को रिमूव करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, वो थी आपकी नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। ये आइडिया किसने दिया है? बीएफ स्किनर ने दिया है। प्लस उन्होंने पनिशमेंट की भी बात की है,
पनिशमेंट ये मैं आपको बता रही हूँ, मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था सेम टू सेम क्वेश्चन। एक तरफ पॉजिटिव था, एक तरफ नेगेटिव लिखा था, एक में पनिशमेंट लिखा था, और चौथा ऑप्शन था हमारा एक्सटिंक्शन। ये मैं आपको नोट्स में से पढ़ के बता रही हूँ। तो एक्सटिंक्शन था, तो और उसके सामने उसके 4 डेफिनेशन लिखी हुई थी और आपको मैच करनी थी। तो वैसे मैंने आपको बता दिया, आफ्टर द स्टिमुलस वाली होगी पॉजिटिव की, रिमूवल ऑफ स्टिमुलस हो गया तो नेगेटिव। पनिशमेंट में क्या होता है, पेनफुल स्टिमुलस होता है। पनिशमेंट मिलेगी तो पेन तो होगा ही, तो पेनफुल स्टिमुलस होता है, वो क्यों होता है, टू स्टॉप द बिहेवियर। उस बिहेवियर को स्टॉप करने के लिए पेनफुल प्रोसीजर जो होगा, स्टॉप, तो स्टॉप वर्ड वाला आपका पनिशमेंट। और एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन मतलब विड्रॉवल ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, जब आप उस स्टिमुलस को विड्रॉ कर देते हो तो उसका मतलब होता है एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो एक्सटिंक्शन ऑफ स्टिमुलस ये हो गया। देन हम बात करते हैं दूसरे टीचिंग मॉडल की। ठीक है, और ये जो एक्सटिंक्शन वाला था, ये आपको बता दूं, ये दिया था हमारे पैवलव ने। ठीक है, पैवलव का मॉडल है। ठीक है, उसमें उन्होंने ये एक्सटिंक्शन वाला मॉडल दिया था, जिसमें वो बोलते हैं कि विड्रॉ कर लेना चाहिए स्टिमुलस अगर आपको किसी का बिहेवियर जो है, जैसा वो बिहेव कर रहा है उसको आपको स्टॉप करना है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टीचिंग मॉडल की। तो दूसरे टीचिंग मॉडल में हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक ब्लैंक स्लाइड ले लेते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट मॉडल। मोरल डेवलपमेंट की बात कौन करते हैं, तो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते हैं हमारे कोलबर्ग। ठीक है, कोलबर्ग का है मोरल डेवलपमेंट मॉडल। मोरल डेवलपमेंट भी नहीं, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट मॉडल किसका है, कोलबर्ग का है। एंड इसमें उन्होंने हीरो वर्शिपिंग की भी बात की है। ये भी एक पीवाईक्यू है और नया टॉपिक था, तो आप उससे ऐसा आ गया था स्टेटमेंट वाले में कि हीरो वर्शिपिंग मोरल डेवलपमेंट लिखा था उस क्वेश्चन में, एंड कोलबर्ग का मॉडल लिखा था। तो उसमें उसका आपको कीवर्ड पहचानना था कि मोरल डेवलपमेंट किससे रिलेटेड होता है। तो वहाँ पे हीरो वर्शिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है कि जब आप किसी को एज अ हीरो देखने लगते हो, अपने आइडियल मानने लगते हो और उसी की वर्शिप करने लग जाते हो, तो वो आपका मोरल डेवलपमेंट वहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे उसको उन्होंने एक और कीवर्ड याद रखो, कन्वेंशनल मॉडल भी बोला है। कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल, तो कन्वेंशनल मॉडल भी बोला है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं डेंस हेलिकल स्पाइरल मॉडल की। तो एक सेकेंड तो नेक्स्ट मॉडल है हमारा, ये साथ साथ ना नोट्स बनाते जाना। डेंस हेलिकल स्पाइरल, डेंस हेलिकल स्पाइरल मॉडल। ठीक है, अब ये जैसा होता है ना, डांस करते हैं ऐसे 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 ऐसे, और हेलिकल है तो ऐसे, स्पाइरल है तो ऐसे 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 आप मान लो कि गोल 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 घूम के डांस कर रहे हो, घूमर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो अब हेलिकल है, स्पाइरल है, तो नॉन लीनियर होगा ऑब्वियसली। तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था कि डांस हेलिकल मॉडल से कि ये नॉन लीनियर मॉडल होता है कि नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ डांस हेलिकल मॉडल लिखा था, स्पाइरल वर्ड नहीं लिखा था। तो इस फैक्ट स्पाइरल है तो नॉन लीनियर लीनियर होगा। लीनियर मतलब क्या होता है, सीधा। तो अगर यहाँ पे लिखा जाए कि जो डांस हेलिकल मॉडल है क्या वो लीनियर मॉडल है, तो नहीं, वो नॉन लीनियर मॉडल है। स्पेशली उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पाइरल मॉडल है। स्पाइरल मॉडल किस क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें आपको यही समझा देती हूँ। डांस हेलिकल मॉडल में जैसे पहले जो आप कोई टास्क परफॉर्म करते हो, और जैसे जैसे आप आगे जाते जाते हो ना, तो आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, नॉलेज है, वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। जैसे कि इसमें मेंशन भी किया था मैंने कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन जो मेन वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में था, कि जैसे जैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, वैसे वैसे जो नॉलेज है वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। ठीक है, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ते हो, तो ये हेलिकल होता है, यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर कहीं जाके फिर आप दोबारा नया स्टार्ट करते हो। तो ये एक हेलिकल मॉडल है, जो कि डांस हेलिकल मॉडल से आपको याद रखना है। हेलिकल मतलब ऐसे याद रखो कि हम गोल गोल डांस कर रहे हैं, सो हम स्पाइरल नहीं है। ठीक है, एंड इच कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज न्यू एंड डिफरेंट देन द प्रीवियस वन। तो जो हमने यहाँ पे सीखा, उसके बेसिस पे हमने किसी से बात की और हमें फीडबैक मिला, और जो फीडबैक हमें मिला उसके बेसिस पे हमने इम्प्रूव किया अपनी नॉलेज को। इम्प्रूव किया तो थोड़ा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड हो गई। फिर हमने फीडबैक मिला, फिर हमने सोचा अच्छा इसमें ये कमी थी, तो हमने उसमें फिर एक्स्ट्रा चीज़ें और ऐड कर दी। फिर से हमें फीडबैक मिला, फिर आगे, फिर ऐसे करते करते हमारी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है बढ़ता रहता है। और इसमें आप ये पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो कि ईच कम्युनिकेशन प्रैक्टिस इज न्यू एंड डिफरेंट देन प्रीवियस वन। ठीक है, हर कम्युनिकेशन, और इसमें ये भी बोला है एज कम्युनिकेशन नॉट परफेक्टली रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है अपने आप को सेम टू सेम एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट कभी भी रिपीट नहीं करता। हमेशा जब हम कम्युनिकेशन आगे बढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजें ऐड होती रहती है अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीजें ये याद रखनी थी। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसके अलावा हमको कौन सा मॉडल याद करना है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस
मैंने ना बहुत मतलब मिक्सड अप बना रखे हैं नोट्स कि आपको मतलब हर जहाँ जहाँ मैंने जो जो टॉपिक दिखता गया नया नया मैं लिखती गई। ठीक है, ऐसे नहीं कि मैंने एक जगह सारे टीचिंग मॉडल लिखे हों, लिखे भी थे कुछ कुछ जगह पे तो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ पहले। इंटरलीव प्रैक्टिस, अगर कई वर्ड आता है, पीवाईक्यू है, नया टर्म आया था, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस क्या होती है? तो इंटरलीव प्रैक्टिस होती है मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग। मिक्सिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, जब आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक साथ मिक्स कर देते हो और फिर उसकी स्टडी करते हो कि ये प्रॉब्लम ली, ये भी प्रॉब्लम थी, ये भी प्रॉब्लम थी, सारे प्रॉब्लम्स को मिक्स करके आपने जब उसकी स्टडी करी तो इंटरलीव्ड प्रैक्टिस होती है। क्या होती है? इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। देन इसके अलावा हम बात करते हैं गेस्टाल्ट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी थ्योरी थी गेस्टाल्ट थ्योरी, अगर आपने पढ़ी होगी गेस्टाल्ट थ्योरी। ये थ्योरी जो है साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 31 सेट्स में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं पॉल साइंस का हूँ तो पॉल साइंस का पेपर वन में जो आया था वो बता रही हूँ। ओवरऑल जितने भी पेपर वन अभी तक हुए हैं, चाहे वो अ, किसी भी क्या बोलते हैं सब्जेक्ट के हुए हों, ठीक है, उसमें से मैंने यूनिक यूनिक टॉपिक्स इकट्ठे किए थे। गेस्टाल्ट थ्योरी साइकोलॉजी में किसने दी थी? अब बात करें तो दी थी वर्स्टहाइमर ने। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इनका पता नहीं, क्योंकि पिछली बार गेस्टाल्ट थ्योरी से क्वेश्चन आया था तो मैंने उसके आसपास से जो रिलेटेड टॉपिक्स है सब एक जगह इकट्ठे कर लिए। तो गेस्टाल्ट थ्योरी जो थी साइकोलॉजी में किसने दी है? वेस्टहाइमर ने। इसके अंदर दो थिंकर्स आते हैं, एक तो कोलर, कोलबर्ग बता दिया, वो कोलर अलग है और कोलबर्ग अलग है। ठीक है, बर्गर की बात हो रही है, बर्ग की बात हो रही है, तो मोरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। कोलर यानी कि आप याद कर लो कूलर से। ठीक है, कूलर, तो कूलर अलग है और कोलबर्ग अलग है। कोलर जो है हमारी साइकोलॉजी के स्टाइल थ्योरी साइकोलॉजी में आते हैं एंड उसमें वो कौन सा कॉन्सेप्ट देते हैं, ये भी पीवाईक्यू है। कॉलर जो है हमें इंसाइटफुल लर्निंग का, हो सकता है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, मैंने बता दिया। तो इंसाइटफुल लर्निंग का कीवर्ड देते हैं कोलर, इंसाइटफुल लर्निंग। और इसमें उन्होंने किसकी बात की थी? परसेप्शन की। परसेप्शन जो है वो एक एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एज अ होल इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अगर हम चीज़ों को एज अ होल देखना, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि एज अ पार्ट। सिंपल सी बात है। ठीक है, आप पूरा का पूरा सिनेरियो को देखो एक साथ, ना कि सिर्फ उसके कुछ पार्ट्स की स्टडी करो। पार्ट्स पार्ट भी लिए तो एज अ होल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ऐसा नहीं करे कि पार्ट्स इंपॉर्टेंट है ही नहीं, पार्ट्स भी उतने इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स इन द सेंस जैसे एक ट्री है, ट्री को पूरी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आपने सिर्फ रूट्स की स्टडी कर ली, सिर्फ उसमें जो फ्लावर निकल रहे थे उसकी स्टडी कर ली या लीव्स की स्टडी कर ली, ऐसा नहीं, पूरा उस ट्री की स्टडी करना। इवन हम एकेडमिक सेंस में देखें तो एकेडमिक साइंस में पूरा सब्जेक्ट फील्ड की स्टडी करना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो पूरी पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करना, ना कि सिर्फ उसके पार्ट्स की से। तो उसको हम बोलते हैं एज अ होल इज मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू कोलर। एंड कोलर इसी सेंस में इंसाइटफुल लर्निंग बोलते हैं। तो ये कीवर्ड भी आपको याद रखना है कि कोलर जो है किसकी बात कर रहे हैं? इंसाइटफुल लर्निंग की बात कर रहे हैं, और वो परसेप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं अपनी स्टडी में। ठीक है, एंड उसके अलावा है कुर्ट लोवेन। कुर्ट लोवेन का जो है सबको पता होगा, ये तो चलो दो तीन तो कुछ कुछ कॉमन कंसेप्ट भी हैं। एक्शन रिसर्च, पीओए, या एक्शन रिसर्च में आपने PAOR पढ़ा होगा, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व और रिफ्लेक्ट। तो ये भी मैंने आपको यहीं बता दिया। देन अब कुर्ट काफका। अच्छा, कुर्ट काफका का नाम किसने सुना है? सुना है कि नहीं सुना? एक सेकेंड, इसको रब कर देते हैं और पढ़ते हैं। जो गेस्टाल्ट थ्योरी में अभी बता रही थी उसी में आती है हमारी साइकोलॉजी की एक नए थिंकर, वो है कुर्ट काफका। जिसमें वो बोलते हैं, जिसमें बात करते हैं ग्रोथ ऑफ द माइंड। उनकी बुक का नाम है, ये भी पूछी हुई थी, एक मतलब लैंग्वेज वाला पेपर था उसमें था, ग्रोथ ग्रोथ ऑफ द माइंड, कुर्ट काफका की बुक है। इसमें बोलते हैं कॉन्शियसनेस नॉट बिल्ट ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स। जो हमारी कॉन्शियसनेस होती है वो सेपरेट एलिमेंट्स की नहीं बनी होती, मतलब वो एक ही एलिमेंट की बनी है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग एलिमेंट्स की बनी है। कॉन्शियसनेस सबको पता है, माइंड में हमारी कॉन्शियसनेस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। सब कॉन्शियस माइंड मतलब जिसमें हम कुछ सोच, मतलब बिना चाहते हुए भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें होती हैं जो आपको भी नहीं पता होती है, और हम एकदम से उस जैसी वो आता है हम रिएक्ट कर देते हैं। कॉन्शियस मतलब जो हम सोच समझ के रिएक्ट करते हैं। तो कॉन्शियस को बोलते हैं ग्रोथ ऑफ द माइंड वाली बुक में कि कॉन्शियसनेस जो है is not built of separate elements. How we perceive visual elements experience organized in whole patterns. तो वो बात कर रहे हैं होल की, ये भी कुर्तकाफ का भी और कोलर भी। ठीक है, सबका नाम के से शुरू हो रहा है वैसे तो, कोलर, कुर्तकाफ का, कोलबर्ग, कंफ्यूज मत होना, काफका, ये काफ्ता लिख दिया मैंने, काफका।
अभी हम काफी थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम कैसे चीजों को परसीव करते हैं। जैसे कोलर के लिए क्या था, परसेप्शन इंपॉर्टेंट था ना इंसाइटफुल लर्निंग के लिए, तो वैसे इनके लिए भी क्या है, परसेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक्सपीरियंस भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। वो बोलते हैं परसेप्शन और जो आपका एक्सपीरियंस है ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेप्शन, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इन होल पैटर्न्स। ठीक है, जो आप परसीव करोगे, जो आप एक्सपीरियंस करोगे, और उसकी बेसिस पे आप पूरी वैसे एज अ होल चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलो अब इस पर कुछ नया टॉपिक करते हैं, टीचिंग मॉडल भी करते रहेंगे बीच बीच में। अब बात करते हैं कंटेंट एनालिसिस। जैसे क्वेश्चंस जो है काफी पूछे जा रहे हैं। अब कंटेंट एनालिसिस अगर आपको आता है तो यू कैन स्किप द स्लाइड, अदरवाइज पढ़ लो थोड़ा सा। कंटेंट एनालिसिस में मैं आपको कीवर्ड बता देती हूँ कौन कौन से आएंगे। कॉन्टेक्स्ट, थीम, कॉन्सेप्ट्स, ऐसे जैसे जो कीवर्ड्स हैं वो कंटेंट एनालिसिस के आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में या एजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। एनालिसिस, टाइप्स ऑफ एनालिसिस पक्का से करके जाना। ठीक है, एडवांटेजेस से कि बहुत ट्रांसपेरेंट मॉडल है, ये तो बहुत बारी पीवाईक्यू में आ गया, इवन इस बार भी आया था कि कंटेंट एनालिसिस जो है कि ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड है। तो यस, इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिसर्च मेथड, इट इज अ नॉन रिएक्टिव रिसर्च मेथड। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है, और एक और चीज फ्लेक्सिबल मेथड है। ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंटेंट एनालिसिस जो है, जब हम कंटेंट पढ़ते हैं, कंटेंट को एनालाइज करते हैं कि जो ये टेक्स्ट लिखा है ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, किस बैकग्राउंड में लिखा गया है, इसने जिसने बंदे ने कंटेंट लिखा था उसकी क्या सोच रही होगी, थीम क्या थी इसकी। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल मेथड है, ट्रांसपेरेंट होता है काफी, क्योंकि इसमें हम कुछ ज्यादा मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो है जैसा है ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है। नॉन रिएक्टिव मेथड है। ठीक है, ऑल्सो ऑब्जेक्टिव है, और सबसे ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हम इसमें देते हैं। लेकिन कंटेंट एनालिसिस किसका पार्ट है, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। किसका पार्ट है, कंटेंट एनालिसिस इज द पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव क्वालिटी पढ़ा होगा ना, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है, वो याद रखना। और बस इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इंटरप्रेटिव है, नेचुरलिस्टिक अप्रोच है इसका, क्योंकि क्वालिटेटिव है तो हम इंटरप्रेट करते हैं चीज़ों को, किस वो जो कंटेंट को इंटरप्रेट करना ही मैंने आपको बताया, कॉन्टेक्स्ट वगैरह वाली चीज़। एंड नेचुरलिस्टिक अप्रोच है। तो ये कुछ कीवर्ड्स है, आपको पता होता है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, पर आपको वो कीवर्ड्स आप उस टाइम ना पहचान नहीं पाते हो कि अच्छा यार ये उसका होगा कि नहीं। चाहे आपको उसका सब कुछ पता है कि कंटेंट मतलब का ये चीज़ें होती है, थीम्स होता है, वर्ड्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर वो कुछ चीज़ें नहीं पता। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था ट्रांसपेरेंट वाला चीज़, इंटर और क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये 3 टर्म्स कॉन्टेक्स्ट, थीम और कॉन्सेप्ट्स, ये याद रखना। एलएमएस करके जाना अच्छे से। एलएमएस आपको पता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आईसीटी में जो आजकल पूछे जा रहा है, तो ये मिक्सड अप है, ठीक है, सारे यूनिट्स का। तो एलएमएस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका क्या है, सॉफ्टवेयर या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हो। ये 1990s में आई थी, और इसमें जैसे आप 4 ऑप्शंस थे, और एक ऑप्शन ये था कि ये सॉफ्टवेयर है या फिर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जैसे होता है ना ABCCBD ऐसे करके 4 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन उस होते हैं, तो वहां से लाई हूँ मैं। तो ये आपको वहां से मैंने डेफिनेशन बता रही हूँ, सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है ये। दूसरा, इसमें वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप होता है, वर्चुअल मतलब क्योंकि ऑनलाइन होता है ना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ऑफलाइन नहीं है ये, तो वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप होगा। तीसरा, ऑनलाइन क्विजेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है, एलएमएस काफी तरीके के होते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये था कि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग वेबसाइट्स, कि हम एलएमएस का यूज हम वेबसाइट बनाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन गलत था। तो अगर आपको कभी अगली बार भी ऐसा आता है, क्योंकि ये 1.5 साल पहले का क्वेश्चन है शायद, 1 साल पहले का, तो हो सकता है दोबारा रिपीट हो जाए। लेटेस्ट वाले तो रिपीट नहीं होते, लेकिन उससे पहले जो हुआ है वो रिपीट हो सकता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। इसके 2 एलिमेंट्स होते हैं, ई लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, क्योंकि ई लर्निंग के लिए ये बनाया गया है। इसमें सर्वर होता है एलएमएस में एक, और एक यूजर इंटरफेस होता है। तो 2 चीज़ों के लिए ये वर्क करता है। यूजर इंटरफेस मतलब कि आपकी वेबसाइट जो है वो दिखेगी कैसे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्विजेस होंगी, पोल्स होंगे, वो एलएमएस का पार्ट है। बट वेबसाइट बनाना एलएमएस का पार्ट नहीं है। और वो सर्वर, सर्वर यानी कि आपका फंक्शन कैसे करेगा वो चीज़, ठीक है, जो इस पे भी आप काम कर रहे हो, जिस सिस्टम पे भी आप काम कर रहे हो, ये या फिर जो वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका सर्वर बोलते हैं ना, सर्वर हैक हो गया क्योंकि वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा होता। ठीक है, और इसमें बहुत इंटरैक्टिव फीचर्स भी होते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट के लिए ये यूज होता है। ये सारी चीज़ें थी एलएमएस से रिलेटेड, और इसमें एलएमएस के कुछ एग्जाम्पल्स भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, कि एलएमएस
जो एजुकेशन सिस्टम में कौन सा एलएमएस जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसमें है सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा कैनवस। कैनवस जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला क्या है, एलएमएस है। ये भी पीवाईक्यू है, पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। देन पॉपुलर इंटरप्राइज लेवल एलएमएस और कौन कौन से होते हैं, जैसे मूडल हो गया, ये आपने देखे होंगे टर्म्स पीवाईक्यूज में। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड लर्न भी एक सॉफ्टवेयर है। स्कूलॉजी, ये भी आया हुआ है, स्कूलॉजी हो गया। देन लर्न डैश, ठीक है। देन एडमेडो, एडमोडो। अगर आपको लिखने में ऐसा लग रहा है कि मैं लिख रही हूँ और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप 10-10 सेकंड स्किप करके भी देख सकते हो। देन यार स्पीड बढ़ा लेना। देन पॉपुलर एंटरप्राइज लेवल में जो आ जाएंगे हमारे अडोब, कैप्टिटेटिव प्राइम, ठीक है, डोसोबो एलएमएस, देन टैलेंट एलएमएस, टैलेंट, ठीक है, आई स्प्रिंग लर्न, आई स्प्रिंग लर्न। और एडोब जो होता है, एडोब प्लेयर तो सबने सुना होगा, तो एडोब वाला भी एलएमएस का ही पार्ट है। और आई स्प्रिंग वाला भी आया हुआ था कि आई स्प्रिंग एलएमएस है कि नहीं, तो ये पॉपुलर एंटरप्राइज लेवल पे जो यूज होने वाले एलएमएस है, ये वो है। अब मूडल, ब्लैक बोर्ड, स्कूलोलॉजी तो ये स्कूल लेवल पे या एजुकेशन लेवल पे, ठीक है। बट जो हाई लेवल पे इंटरप्राइज लेवल पे यूज होते हैं वो डोसोबो, टैलेंट, आई स्प्रिंग और ये लर्न वाला। आई स्प्रिंग लर्न पूरा एक ही नाम है, ठीक है। अब पढ़ते हैं दूसरा चीज, इंटरव्यू प्रैक्टिस हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेते हैं, इस स्लाइड पर हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं ऐसे टाइप टेस्ट कर लेना, ठीक है। प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है वो पढ़ लेना। ऐसे टाइप होता है, प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे टाइप में जिसमें हमारी कंपोजिशनल स्किल्स चेक होती हैं कि हमारी, हम कैसे लिख सकते हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स चेक होती है, हमारी क्रिएटिविटी चेक होती है। ये भी पीवाईक्यू था। प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट क्या होता है, प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट जिसमें इंक थीमेटिक टेस्ट भी बोलते हैं, इंक थीमेटिक टेस्ट। मैं बोल रही हूँ इसको अच्छे से करके जाओ, कभी भी आ सकता है, अभी आपको लग रहा होगा कि रिलेवेंट नहीं है, प्लस आ सकता है। क्लाउड टेस्ट भी बोलते हैं और पिक्चर कंप्लीट, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये तीन कीवर्ड याद रखना है, इंक थीमेटिक टेस्ट, क्लाउड टेस्ट या फिर पिक्चर कंप्लीट। और ये किस लिए होता है, प्रोजेक्टिव टेक्स्ट के ऊपर लिए जाते हैं टू चेक द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन पावर को, कि आप कितना क्रिएटिव हो सकते हो, उसके लिए आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। और इसका जो स्कोप है, लेकिन अगर पूछा जाए कि किसका स्कोप लिमिटेड है, ऐसे टाइप का या प्रोजेक्टिव का, तो ऐसे इज मोर, लाइक इसका स्कोप ज्यादा है ऐसे टाइप का। प्रोजेक्टिव टेक्स्ट टाइप का इसके कंपैरिजन में, ऐसे टाइप के कंपैरिजन में जो प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं उसका लिमिटेड स्कोप होता है। तो ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ चुका है। देन जिमरमैन मॉडल। तो जिमरमैन मॉडल जो मैं आपको ऑलरेडी एक टीचिंग मॉडल में पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें जिमरमैन मॉडल मैंने आपको सुपरमैन की स्टोरी बताई थी कि कैसे एक सुपरमैन आता है और वो टास्क एनालिसिस वगैरह करता है। तो जिमरमैन ने 3 फेजेस दिए थे, तो आप उसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं। फोर्थ थॉट फेज दिया था, ठीक है, फोर्थ थॉट फेज। देन परफॉर्मेंस फेज, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, परफॉर्मेंस फेज। और लास्ट में उनका फेज था एक सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज, सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। सो ये 3 फेज आपको याद रखने हैं, फोर्थ थॉट फेज, परफॉर्मेंस फेज और सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। जिमरमैन मॉडल था उसके अंदर थे। और फोर्थ थॉट फेज मतलब कि एक क्लास शुरू होने से पहले का फेज होता है। परफॉर्मेंस मतलब जो अभी मैं क्लास पढ़ा रही हूँ वो मेरा परफॉर्मेंस फेज है। और सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज मतलब जब मैं आपको लास्ट में बोलती हूँ कि कमेंट करो, फीडबैक दो, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, तो वो मेरा हो गया सेल्फ रिफ्लेक्शन फेज। तो ये 3 फेज की बात जिमरमैन ने की थी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस 3 फेजेस दिए थे और 6 स्टेजेस दी थी, 3 phases and 6 stages. This is the question of PYQ. मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, तो आपको बार बार अगर लगता हो कि यार नहीं आएगा कि नहीं पता नहीं, छोड़ देते हैं, तो मत छोड़ के जाना, कभी भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। अब जब जिमरमैन मॉडल आया था पहली बार पेपर में, तो सबको यूनिक लगा होगा कि यार ये कहाँ से पूछ लिया। अब आपको दोबारा आ जाएगा तो आपको पता होगा, ठीक है। या इसके फेजेस अगर जिमरमैन नहीं लिखा होगा, लेकिन इसके फेजेस में से क्वेश्चन बन जाते हैं कि फोर्थ थॉट फेज में कौन सी 2 स्टेजेस आती हैं। तो फोर्थ थॉट फेज जो हमारा फर्स्ट फेज है उसमें 2 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। पहली हमारी है टास्क एनालिसिस, जिसमें आप टास्क को एनालाइज करते हो कि जो आपको टास्क मिला है वो कैसा है। देन सेल्फ मोटिवेशन बिलीफ, सेल्फ मोटिवेशन बिलीव्स होते हैं आपके फर्स्ट फेज में, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप वीडियो में जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगी। और परफॉर्मेंस फेज में फिर दो स्टेजेस होती है, एक सेल्फ कंट्रोल जो हमारी थर्ड स्टेज बोलेंगे जिसको हम,
सेल्फ कंट्रोल स्टेज होती है परफॉर्मेंस में, और जिसमें हमको अटेंशन, फोकस, ये सब सारी चीज होती है, और सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि हम मॉनिटरिंग करते हैं, सेल्फ रिकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज हो गई, थर्ड और फोर्थ, जो कि सेकेंड फेज का पार्ट है। मतलब हर फेज में 2 स्टेजेस। और सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली जो फेज होगी, उसमें हम लास्ट में क्या करेंगे, अपने आप को जज करेंगे, जजमेंटल हो जाते हैं हम, कि हमने जो पढ़ाया सीखा वो कैसे कितना हद तक सीखा। तो जजमेंटल वाला फेज होता है जिसमें हम अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करते हैं, कॉजुअल एट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं, कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं, इवैल्यूएशन, ये सब सेल्फ जजमेंट फेज में आएगा। और जो लास्ट फेज होता है वो होता है सेल्फ रिएक्शन फेज। सेल्फ रिएक्शन, तो रिएक्ट आप लास्ट में करोगे ना, पहले आपने जजमेंट दी अपने आप को लेकर कि हाँ मैंने कैसे पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कैसे नहीं, तो आपको जजमेंट मिल गई। अब आप रिएक्ट करो, और इस शिट मैंने इतना गंदा पढ़ा दिया, तो आपका रिएक्शन निकलता है। तो ये ट्रिक थी। ठीक है, तो इसमें आप सेल्फ रिएक्शन में आपके जो कीवर्ड है वो है कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, अफेक्ट, एडेप्टिव लर्निंग, डिफेंसिव हो कि नहीं। तो वो सेल्फ रिएक्शन जो कि हमारा आएगा सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले फेज में। जजमेंट और रिएक्शन रिफ्लेक्शन वाले फेज में आएगा। जो ये थर्ड फेज, मैंने आपको 3 फेजेस लिखवाए, और ये जिमरमैन मॉडल में थे। अब जो जिमरमैन मॉडल था, जिमरमैन मॉडल जो था उसमें उन्होंने मॉडिफाइड वर्जन भी दिया था उसका। ठीक है, उसी को उन्होंने मॉडिफाई करा था, और उसमें उन्होंने इतना 6 स्टेजेस जो थी और जो 3 फेजेस थे, उसको उन्होंने सिर्फ 4 चीजों में बांट दिया। ठीक है, तो उन्होंने बोला इतना बड़ा कौन याद करे कि 6 स्टेजेस, मतलब 6 स्टेजेस पढ़ो, पहले 3 फेजेस पढ़ो, फिर उसके अंदर 6 स्टेजेस पढ़ो। तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया और हमारे लिए थोड़ा सा इजी बना दिया, कि उन्होंने 4 चीजों में उसको डिवाइड करा अपने लर्निंग मॉडल को। पहला कि आपको सबसे पहले ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, चीजों को ऑब्जर्व करो, देखो, सीखो। ठीक है, सेकंड में उन्होंने बोला एम्यूलेशन। एम्यूलेशन मतलब यहाँ पे आएगा आपका इमिटेशन। तो कभी इम्यूलेशन लिखा होगा या इमिटेशन, मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया, उससे सीखा, उसको कॉपी करो। ठीक है, कॉपी यहाँ पे बैड वर्ड नहीं है, कॉपी यहाँ पे अच्छा वर्ड है। ठीक है, एमुलेशन मतलब जब आप दूसरों को जो पैटर्न स्टडी करते हो, उस पैटर्न को जब आप खुद कॉपी करने लग जाते हो अपने आप को सिखाने के लिए, कि हम क्या कर सकते हैं लर्निंग फेज में। अब जो टीचर ने जैसा सिखाया, तो वैसे ही आप इमिटेट करने लग जाते हो। अच्छा, टीचर ने ऐसा बताया था, मैं भी ऐसा करूंगा। ठीक है, फिर थर्ड में आ जाएगा स्किल, सेल्फ स्किल नहीं, सेल्फ कंट्रोल फेज। तो अब सेल्फ कंट्रोल फेज आ जाता है ये मॉडिफाइड वर्जन में। एंड फोर्थ फेज में आ जाएगा आपका सेल्फ रेगुलेशन। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आप इंडिपेंडेंट डिस्प्ले ऑफ मॉडल स्किल्स अंडर स्ट्रक्चर्ड कंडीशन, ये होता है आपका स्किल सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ रेगुलेशन में आपका होता है अडेप्टिव यूज ऑफ स्किल्स, जब आप स्किल्स जो आपने एक्वायर किया उसको आप अडेप्ट करना सीख जाते हो। तो अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ, चाहे तो मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, पर मैं वैसे पढ़ के आपको जस्ट बता रही हूँ ताकि आप नोट बनाओ, याद कर लो एंड मोमेंट पे एग्जाम से पहले। ठीक है, कीवर्ड्स कीवर्ड समझ लो, हो जाएगा। अब आते हैं हम नया एक टर्म जो हमारे आजकल एग्जाम में थी, सबलिमिनल प्राइमिंग। तो प्राइमिंग जो टर्म है, आप पक्का से पढ़ लेना। प्राइमिंग बहुत बारी पूछा गया है, सबलिमिनल प्राइमिंग क्या होती है। तो हमारे ये किससे रिलेटेड है, हमारे परसेप्शन में जब चेंज आता है। ठीक है, हमारे नजरिए में जब चेंज आता है, परसेप्शन में चेंज आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबलिमिनल प्राइमिंग। और इसका सबसे पहले बार इस्तेमाल कहाँ हुआ था, सोशल साइकोलॉजी में यूज किया गया था ये टर्म। ठीक है, और इसमें टाइप्स ऑफ परसेप्शन में 2 तरह के परसेप्शन होते हैं, एक सुप्रा लिमिनल परसेप्शन और एक सब लिमिनल परसेप्शन। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, सुप्रा और सब, ये क्या है, टाइप्स ऑफ परसेप्शन। टाइप्स ऑफ परसेप्शन, तो सुप्रा होता है कि जब आपके कोई सबकॉन्शियस आपके कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, और यहाँ पे सब लिखा है तो सब से यानी कि सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड। सबकॉन्शियस आप सब समझ के कर रहे हो, तो वो आपका सुप्रालिमिनल परसेप्शन हो गया। सबलिमिनल परसेप्शन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी बात आपकी थी, ठीक है, जो आपको मतलब होता है ना एक इंस्टेंट रिएक्शन आना बिना सोचे समझे, तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड में, कि जिसको आपने, जिसके बारे में आप अवेयर भी थे, वो आपने वो चीज कभी पहले परसीव की होगी, देखी होगी, उसके बारे में आप अवेयर थे, लेकिन आपको दिमाग में नहीं चल रही थी वो, जैसी लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आई और आपको एकदम आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिवेट हो गया। और इसको हम बोलते हैं सबलिमिनल को बिलो द थ्रेशोल्ड। बिलो द, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिलो द थ्रेश होल्ड ऑफ परसेप्शन, ये सबलिमिनल होता है। और अबव द थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड अगर हम बोले, तो एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड लेवल होता है हमारा सुप्रालिमिनल। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ, इसको रब कर देते हैं।
सो इसमें हम ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें हमारा होता है कि एक ही होता है हमारा थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है। ठीक है, जहाँ पे हमारा एक जो परसेप्शन है, हमारा एक नजरिया होता है चीजों को देखने का। नीचे होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक ऊपर होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। तो जो ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक सुपरा, और थ्रेशोल्ड लिख के जो नीचे लेवल होगा वो हमारा सबलिमिनल। ठीक है। और यहाँ पे ये होता है ग्रेटर देन 1000 मीटर पर सेकेंड, ये होता है हमारा। यहाँ पे हम डालते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। और सबलिमिनल होता है वो होता है 0 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो कभी कभी ये टर्म्स भी पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दिया। तो ये बस ये डायग्राम याद रखना, थ्रेशोल्ड के नीचे वाला सबकॉन्शियस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फैक्चुअल, तो आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर आपको पता है ना कि परसेप्शन की पार्ट है। और सिर्फ ये याद रखना है कि जो सुपरा है वो कॉन्शियस माइंड से है, और जो सब है वो सबकॉन्शियस माइंड से है। थ्रेशोल्ड के नीचे सबकॉन्शियस माइंड, थ्रेशोल्ड के ऊपर कॉन्शियस माइंड, खत्म। ठीक है। देन बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज की। ठीक है, आप कोहर्ट स्टडीज और ये सब आपने पढ़ी होगी, तो ये भी आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से कि कोहर्ट स्टडीज जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं। ठीक है, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैब्लिश करते हैं। और कोहर्ट स्टडीज के अंदर हम रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं और प्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं। ठीक है, रेट्रो होती है हमारी पास्ट इवेंट से रिलेटेड स्टडी। ठीक है, और प्रोस्पेक्टिव होती है हमारी फ्यूचर से रिलेटेड। और रेट्रो में अगर लिखा हो ना इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द आउटकम, इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं आफ्टर द आउटकम, तो जहाँ पे आफ्टर वर्ड लिखा हो तो वहां पे रेट्रोस्पेक्टिव होगा। कहीं आप सोचो कि रेट्रो है, पास्ट इवेंट है, तो बिफोर वर्ड आना चाहिए। ऐसे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इसका मीनिंग समझो तो ये सही है। इन्वेस्टिगेशन आफ्टर द आउटकम ऑफ इंटरेस्ट, कोई चीज हो चुकी है तभी तो आप उसकी पास्ट की स्टडी करोगे। तो जब आउटकम हो चुका है उसके बाद जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो कि ये आउटकम जो आज मैं देख रहा हूँ कि ये जो लड़ाई दंगे दंगे फसाद हो रहे हैं वो क्यों हुए, तो उसके लिए मैं पास्ट इवेंट्स की स्टडी करूंगी। तो वो इन्वेस्टिगेशन जब मैं करूंगी तो वो रेट्रोस्पेक्टिव। ऑन द अदर हैंड प्रोस्पेक्टिव स्टडी, जब मैं फ्यूचर की स्टडी करना चाहती हूँ, यहाँ पे हमारा पॉलिटिक्स आ जाएगा, सोशल इश्यूज, लैंग्वेज डेवलपमेंट, पॉलिटिकल इवेंट्स, ये सब प्रोस्पेक्टिव स्टडी का पार्ट है। कि जो आज कुछ ब्लूप्रिंट निकला, कोई स्टेटमेंट आई, या जैसे अभी पैलेस्टीन इसराइल वाला इशू चल रहा है, तो इसके बेसिस पे मैं एक फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है, कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है इसका। ठीक है। तो लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होती है वो ज्यादातर सिर्फ बायोग्राफिकल रिसर्च के लिए होती है। ये क्वेश्चन आया था कि रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हम बायोग्राफिकल रिसर्च के लिए करते हैं, और प्रोस्पेक्टिव स्टडी यहाँ पे मतलब ज्यादातर मेडिकल वाला पार्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, जो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो होती है ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं, या जो बायोग्राफिकल रिसर्च करना चाहते हैं वो रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करते हैं। पर जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी है ना, वो हम कर सकते हैं, हम सोशल साइंस वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, सोशल इश्यूज को लेकर, लैंग्वेज को डेवलपमेंट एग्जाम्पल हो सकता है इसका, पॉलिटिकल इवेंट्स इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल ले देती हूँ रेट्रो का। तो रेट्रो में जैसे आप HIV पॉजिटिव जो लोग हैं उसकी सॉरी, उसका आपने इंटरव्यू लिया, तो वो आपकी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है कि आप HIV एड्स वाले स्टूडेंट्स के पास गए, स्टूडेंट्स नहीं सॉरी पर्सन्स के पास गए, है ना, आपसे पूछा कि ऐसा आपकी क्या हेल्थ लाइफ रही थी, क्या लाइफ स्टाइल कैसा रहा था। ओरिजिन ऑफ डिसीज आप पता लगाना चाहते हो कि इस डिसीज स्टार्ट कहाँ से हुई, तो ओरिजिन आप पता लगाना चाहते थे कि आप पास्ट इवेंट्स में जा रहे हो उनका इंटरव्यू लेके। और पर्सपेक्टिव क्या, जिनको HIV अभी नहीं हुआ है पर उनको सिम्टम्स शो हो रहे हैं उस चीज के, तो आप उनको इन फ्यूचर ना हो उनको बचा सकते हो। तो आप उनके सिम्टम्स को जान सकते हो कि अच्छा आपको ये सिम्टम्स है तो आपको फ्यूचर में HIV होने की संभावना है, तो आप इसलिए पहले से प्रिकॉशंस ले लो। तो इसलिए प्रोस्पेक्टिव स्टडी की जाती है ताकि आने वाले जो दुविधा है या कुछ भी है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात थी, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें खास। चलो नेक्स्ट मैं आपको कुछ नया टॉपिक बता देती हूँ। तो एजुकेशन के ऊपर कोर्स आए थे कुछ, महात्मा गांधी के, स्वामी विवेकानंद के कोर्स थे, औरबिंदो का कोट थे, औरबिंदो घोष के, ये भी इवन पेपर में पूछे गए हुए थे। तो वो एक ही बार ही आया था, आई डोंट थिंक सो दोबारा आएंगे, फिर भी एक बार आप पढ़ लेना अपने एंड से। देन बात करते हैं फिलिप जैक्सन के फेजेस की, और ये इंपॉर्टेंट फेजेस हैं। ठीक है, या इनका नाम नहीं आता इतना, लेकिन इनके फेजेस काफी बार पूछे जाते हैं, आपने देखा भी होगा। तो जैक्सन, जैक्सन होता है माइकल जैक्सन, आपने नाम सुना होगा, तो वैसे इनका नाम है फिलिप जैक्सन। तो फिलिप जैक्सन क्या करते हैं, फिलिप जैक्सन अपने 3 फेजेस देते हैं। पहला फेज होता है उनका प्री एक्टिव फेज। ठीक है,
प्रीएक्टिव फेज यानी कि क्लासरूम में आने से पहले का फेज, जब मैं अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रही होती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सा टॉपिक कवर कराना है, तो वो मेरा प्रीएक्टिव फेज है। देन एप्लीकेशन फेज, एप्लीकेशन फेज जब मैंने जो स्ट्रैटेजी सोची थी उसको मैंने अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे आके पढ़ाना शुरू किया, तो वो गया आपका एप्लीकेशन फेज, जो कि आप इंटरैक्टिव फेज भी बोल सकते हो, जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करता है। देन आता है पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये 3 फेज थे। पोस्ट एक्टिव फेज में आप इवैल्यूएशन वाला फीडबैक मांगते हो बच्चों से, ठीक है, जैसे मैं बोलती हूँ कि कमेंट करना कि कैसा लगा कैसा नहीं, ठीक है, तो इवैल्यूएशन क्विजेस कराते हो, असेसमेंट, ये सब आपका पोस्ट एक्टिव फेज का पार्ट होता है। तो आपको इसका, ये तो बहुत ईजी सा है, समझ आ जाएगा, क्लासरूम से पहले, क्लासरूम में और क्लासरूम के बाद। लेकिन याद कैसे रहेगा कि ये जो 3 फेजेस है वो फिलिप जैक्सन ने दिए हैं। उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, माइकल जैक्सन को याद कर लो। माइकल जैक्सन क्या करते थे? डांस करते थे, है ना, डांस करते थे ना। और डांस करने से क्या होता है? हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। तो वैसे याद रखो कि प्रीएक्टिव फेस, पोस्ट एक्टिव फेस वाली जो फेसेस है वो फिलिप जैक्सन की है, क्योंकि डांस करने से हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। सो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करते हैं क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में क्या डिफरेंस है, वो पढ़ लेना, क्रिएटिव वर्सेस क्रिटिकल। क्रिएटिव जो थिंकिंग होती है हमारी बहुत डाइवर्जेंट होती है। जैसे हम एक ही आइडिया से अलग अलग बोलते हैं ना, क्रिएटिव बच्चा है, इसको सोचने दो, अपने मतलब डाइवर्स इश्यूज को सोचते हैं, बोलते हैं कि अपने आंसर राइटिंग जो होनी चाहिए, आपकी क्रिएटिव आंसर राइटिंग होनी चाहिए, कि आपको अलग अलग डायमेंशन से चीजें आनी चाहिए, तो वो डाइवर्जेंट होता है क्रिएटिव। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, कि जैसे बोलते हैं इसमें कीवर्ड्स आ जाएंगे, क्रिटिकली इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, ये सब पढ़ा होगा सॉरी। तो इवैल्यूएशन, एनालिसिस जैसे वर्ड जो है क्रिटिकल वाले इसमें आते हैं। और जो, और अच्छा, जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है वो हमारे राइट ब्रेन का पार्ट होता है, ये भी आया हुआ था। और जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो हमारे, जो हम क्रिटिकली एनालाइज करते हैं चीजों को, कन्वर्जेंट होकर सोचते हैं, तो वो लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ये जो अगर एरोज बाहर जा रहे हैं मतलब डाइवर्जेंट। अब आप अपने आप सारे एक टॉपिक को क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो, तो आप सब कुछ डायमेंशन, हर डायमेंशन से उसको क्रिटिकली सोच रहे हो, तो वो कन्वर्जेंट, ठीक है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे एक क्रिटिकल, क्रिएटिव जो, अगर आप क्रिएटिव हो तो आपको रिफ्लेक्ट करना अच्छे से आता है, अपने आप को इवैल्यूएट करना, रिफ्लेक्ट करना, कैसे चीजों को बताना है, ठीक है, नए नए तरीके, न्यू वेज, इसका की टर्म है थिंकिंग न्यू वेज, नए नए तरीके सोचना, वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग है। क्रिटिकल में आप एनालाइज करना, इंप्रूव करना सिचुएशन को, लेफ्ट ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। कोलबर्ग की थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मैंने आपको बताई थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चीज भूल गई, जो कि भूली तो नहीं थी, मेरे को पता था, मैं आगे बताऊंगी। सो उस पेज पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ था, तो वहां से मैंने सिर्फ एक लाइन उठाई, अब यहाँ पे मैंने एक डिटेल्ड में लिखा हुआ है। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की, कोलबर्ग की, उसमें उन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं। ये क्वेश्चन फैक्चुअल है, आया हुआ है। 3 लेवल्स और कितनी स्टेजेस है? 6 स्टेजेस, ठीक है, जैसे जिमरमैन की थी वैसा। तो 3 लेवल्स, लेकिन उसके 3 फेजेस थे, इसका 6 स्टेजेस है मतलब उसके 3 फेजेस और 6 स्टेजेस थी, इसका 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस है। तो 3 लेवल में पहला उनका फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है, पहला लेवल। दूसरा लेवल है उनका कन्वेंशनल मोरालिटी, और तीसरे में आते हैं वो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में बहुत बारी पूछा गया है, इसकी 2 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2। इसकी कन्वेंशन की भी स्टेज 1, स्टेज 2, और पोस्ट कन्वेंशनल की भी स्टेज 1, स्टेज 2 क्या है। वैसे तो ओवरऑल इसको हम 6 स्टेजेस मानेंगे, 1 2, इसको हम 3 मानेंगे, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, ठीक है। तो लेकिन प्री कन्वेंशनल स्टेज में क्या होता है, इसमें होते हैं बच्चे जो होते हैं वो होते हैं 3 से, हाँ, 3 से 7 साल तक के बच्चों के लिए है। कन्वेंशनल स्टेज होती है हमारी 8 से 13 साल तक के बच्चों के लिए, जो कि हम अर्ली एडोलसेंस पीरियड से लेकर एडल्टहुड तक बोल सकते हैं, जो टीनेजर वाला पार्ट हो गया। जब आप टीनेजर हो जाते हो तो 13 साल से ऊपर के जो लोग होंगे एडल्टहुड के बाद, वो एडल्टहुड में काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे इंडिया वाला सिनेरियो नहीं है ये, वो ये बाहर के थिंक कर रहे थे, उस हिसाब से स्टेजेस को करेक्टराइज किया है। यहाँ पे तो चलो 18 साल के बाद बंदा मैच्योर होता है, वहां पे टीनेज के बाद वो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज पहुंच जाता है। तो प्री कन्वेंशनल स्टेज होती है ओबीडियंस और पनिशमेंट वाली स्टेज होती है। पहले स्टेज में आता है हमारा ओबीडियंस और पनिशमेंट, जिसमें बच्चे को, अगर आप 3 से 7 साल के बच्चे को देखो, तो वो कोई भी काम जो है इसलिए करता है ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, नहीं तो आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना, अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हें पिटाई पड़ेगी, तो वैसे वाला। तो ओबीडियंस और पनिशमेंट वाली फर्स्ट स्टेज आती है। सेकंड स्टेज में वो क्या करता है, इंडिविजुअलिज्म
वाली स्टेज होती है और वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। और इसी स्टेज को हम बोलते हैं कि कौन सी, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इंस्ट्रूमेंटल, या तो सेल्फ इंटरेस्ट लिखा होगा, इंडिविजुअलिज्म लिखा होगा, या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन लिखा होगा। तीनों में से कुछ भी लिखा होगा तो वो सेकेंड स्टेज का पार्ट है, जिसमें जो बच्चा होता है वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो बोलता है एक हाथ लो और एक हाथ दो, तो हम इसको हम टिट फॉर टैट स्टेज भी बोलते हैं, टिट फॉर टैट, ठीक है, या फिर गिव एंड टेक। ठीक है, जैसे आपका कोई बच्चा, छोटा बच्चा होगा ना, वो आपका सामान छुपा लेगा। अगर आप उसका टॉय ले लोगे तो वो बोलेगा पहले मेरा टॉय वापस करो तो मैं आपको अपनी चीज, आपकी चीज दूंगा, तो वो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म होता है उनमें। इंडिविजुअलिज्म मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचना। ठीक है, इसी को हम इंस्ट्रूमेंट पर्पस ओरिएंटेशन बोलते हैं। ओरिएंटेशन मतलब झुकाव। और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन फर्स्ट स्टेज हो जाएगी, जिसमें वो पनिशमेंट से बच्चों को डर लगता है कि ऐसा नहीं करूंगा तो उनको पिटाई पड़ेगी, ऐसा करूंगा तो वो बच्चे तो है अच्छे से मान लेते हैं अपने मम्मी पापा की बात जब छोटे होते हैं तो। ठीक है, फिर कन्वेंशनल जब होते हैं 8 से 13 साल तक के जो है, जिसमें हम अर्ली एडोलसेंस से लेकर एडल्टहुड तक की स्टेज, जिसमें जो हमारी थर्ड स्टेज होती है वो होती है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, तो आपको चाहिए होता है कि सब मेरे को अच्छा माने, ठीक है, मेरी कोई बुराई ना करे, सबकी आंखों में आप अच्छे बनना चाहते हो, कि सब आपको प्यार करें, सब आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहें। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप आप बिल्ड करते हो अपनी थर्ड स्टेज में। ठीक है, एंड इसी को, थर्ड स्टेज को हम गुड बॉय गुड गर्ल सिंड्रोम बोलते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल, कि आप एक अच्छा बच्चा, एक अच्छी लड़का या अच्छा लड़की बनने की कोशिश करते हो अपने रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मतलब फैमिलीज के साथ, सोशल रिलेशनशिप, वो सब, दो लोगों का आपस में रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो वाली रिलेशनशिप की बात करूँ, दूसरे वाले की नहीं। तो आप गुड बॉय गुड गर्ल बनना चाहते हो कि सारे रिलेटिव्स आपकी तारीफ करें, तो वो थर्ड स्टेज है। और ये गुड बॉय गुड गर्ल आया हुआ है सेम टू सेम PYQ में। मतलब ये आप मान लो आज का जो लेक्चर में अभी तक पढ़ाया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट। बहुत बारी स्टेजेस से क्वेश्चन आया है, बहुत बारी फेजेस से क्वेश्चन आया है। ठीक है, फोर्थ स्टेज जो होती है वो होती है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। ठीक है, अब आप स्टेटस क्वोस्ट होते हो यहाँ पे, कि आप ना जो है जैसा है वैसा ही रहने देते हो, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते, पर जो सोशल ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, उसको आप मानते हो। ठीक है, एंड लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी इसको बोलते हैं। सोशल ऑर्डर की जगह लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन लिखा हो तो वो आपकी फोर्थ स्टेज होगी। ठीक है, जहाँ पे आप लॉ एंड ऑर्डर को मानना शुरू कर देते हो, उसमें कोई चेंज नहीं लाना चाहते। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आफ्टर द टीनेजर, यानी कि 13 साल के बाद आपका दिमाग थोड़ा सा विकसित होता है और आप सोचते हो कि ये जो लॉज बनाए गए हैं ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिक्कत आ सकती है, तो उसको आप डिनाई करने की कोशिश करते हो। तो इस स्टेज में आप क्या करते हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट स्टेज होती है, कि आप एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनते हो और अपने अपने राइट्स को लेकर जो है अवेयर होने लगते हो कि मेरे पास ये राइट्स हैं, ये चीजें हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इंडिविजुअल राइट स्टेज में क्या होता है, आप चेंजेस लाना शुरू करते हो, आप सोसाइटी में अपने आप हिसाब से चेंजेस लाना चाहते हो। फोर्थ स्टेज तक आपको कोई लेना देना नहीं था, जो लॉ एंड ऑर्डर है चलता है, चलने दो। लेकिन फिफ्थ स्टेज में आपको पता चलता है कि हाँ समाज में कुछ बुराइयां हैं, ऐसे लॉस काम नहीं करते, वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो जाते हो। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जब आते हो तो आप चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। एंड द लास्ट स्टेज इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होता है, तो यूनिवर्सल जो चीजें होंगी एक साथ वो लास्ट स्टेज में ही आएंगी। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यहाँ पे आने की अडल्टहुड वाली स्टेज, पूरा जब आप एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एथिक्स मोरालिटी आपको लास्ट स्टेज में आके पता चलती है। तो कोलबर्ग जो थे मोरल डेवलपमेंट थ्योरी देते हैं, तो एट द एंड जो उनकी आखिरी स्टेज होती है उसमें बोलते हैं कि हमको आखिरी स्टेज में आके उस एक बच्चे को एक अपने एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में वो डिफ्रेंशिएशन करने लगता है, क्या सही है क्या गलत है उसको पता चल जाता है। तो वो लास्ट स्टेज में आके होता है। ठीक है, और ऐसे ऐसे बच्चा पढ़ता है, पहले ओबीडियंस वाला, फिर वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, फिर अपने रिलेशनशिप गुड बॉय गुड गर्ल बनने की कोशिश करता है, लॉ एंड ऑर्डर मानता है, फिर उसको अपने राइट्स के बारे में पता चलता है और लास्ट में वो एथिक्स में भी मानने लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। देन कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग क्या होती है वो पढ़ लेना। एपिसोडिक मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी पक्का से कर लेना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मेमोरी वाला, कि टाइप्स ऑफ मेमोरीज में आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी पढ़नी है। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है, ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होते हैं। दोनों ही क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। और शॉर्ट टर्म मेमोरी तो आपको पता ही होगा, जो हमारी वर्किंग मेमोरी होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गया एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट में हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है और इम्प्लिसिट में हम अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, तो विदाउट कॉन्शियस।
ठीक है। एक्सप्लिसिट में हमारे एपिसोडिक मेमोरी आ जाता है, ये पूछा हुआ है कितनी बार। ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी सिमेंटिक मेमोरी एक्सप्लिसिट मेमोरी का पार्ट है। और इम्प्लिसिट मेमोरी जो है उसमें प्रोसीजरल होता है। ठीक है, इम्प्लिसिट मेमोरी हमारी प्रोसीजरल मेमोरी होती है। और इसमें एक और चीज आती है प्राइमिंग। ठीक है, जो मैंने प्राइमिंग आपको बताया, प्राइमिंग से रिलेटेड एक वर्ड है इनहैंस्ड एक्टिवेशन। तो ये भी वर्ड आप याद रखना, प्राइमिंग मतलब इनहैंस्ड एक्टिवेशन। ठीक है। और प्रोसीजर मेमोरी में आपकी आ जाती है मोटर स्किल्स हो गई, एक्शन टास्क और स्किल्स, मतलब जो भी आप स्किल्स एक्वायर करी हैं तो वो आप बिना सोचे कर लोगे। जैसे अगर आपने स्कूटी चलाना सीख लिया है तो अब आपको वो आप उस नहीं भी सोच रहे होगे ना तो आप स्कूटी चला सकते हो। जैसे मैं बैठूंगी स्कूटी तो मैं एकदम सही चलाऊंगी। मेरे को फिर ऐसे दिमाग में नहीं रहेगा कि मुझे बैलेंस बनाना है, ये करना है। तो वो आपकी स्किल का पार्ट बन चुका है, वो आपकी इम्प्लिसिट है मेमोरी। ठीक है, कि अब उसको आपके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट है। जैसे आप कार चलाते हो तो आपको ऑटोमेटिकली ब्रेक, पैर जो है ब्रेक पे जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सेलरेटर पे जाता है। तो उसके लिए आपको सोचना समझना नहीं पड़ता। तो वो प्रोसीजर मेमोरी। और प्राइमिंग यानी कि इनहांस्ड एक्टिवेशन, एकदम से आपका माइंड एक्टिवेट होता है। एक्सप्लिसिट में होती है, एक्सप्लिसिट मेमोरी को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। ये भी कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, स्पीड स्लो कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन बहुत बहुत बड़ा वीडियो हो गया है और टॉपिक अभी इतने सारे बचे हैं पढ़ाने, तो इसलिए अब पढ़ते हैं बिग्स का प्री स्टेज प्रोसेस परफॉर्मेंस मॉडल ऑफ लर्निंग। तो थ्री पी मॉडल बहुत बार पूछा गया है। तो थ्री पी मॉडल जो है बिग्स ने दिया हुआ है, एंड इसमें वो प्री स्टेज, ठीक है, बिफोर लर्निंग वाली जो स्टेज होती है, फिर प्रोसेस, प्रोसेस होती है ड्यूरिंग लर्निंग, एंड देन प्रोडक्ट। ठीक है, प्री स्टेज, प्रोसेस और प्रोडक्ट, या फिर आप परफॉर्मेंस वाली एज भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये थ्री पी मॉडल जो था वो बिग्स ने दिया था। ठीक है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, प्री स्टेज क्या होता है, बिफोर लर्निंग और ऑन गोइंग लर्निंग, और प्रोडक्ट आफ्टर लर्निंग वाला। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सेम टू सेम। मैराथन कर लेना, 12 आवर्स वाली मैराथन है दलवीर सर की। ठीक है, उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन समझा रखा है, तो आप वहां से कर सकते हो। स्टार्टिंग में ही पहला ही क्वेश्चन है शायद। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं इम्बॉडेड कॉग्निशन। ओके, एक मिनट। हम्म इम्बॉडेड कॉग्निशन आपको पता होना चाहिए, ये भी कुछ एक नया टर्म था जो पिछली बार पूछा गया था, अब तो शायद कॉमन हो गया काफी लोगों के लिए। इम्बॉडेड कम्युनिकेशन कॉग्निशन में हम एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें एक तरफ हम इमोशंस को रखते हैं और दूसरी तरफ हमने कॉग्निशन को, कॉग्निशन मतलब जो हमारी नॉलेज, हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटीज है, और तीसरी तरफ हम अपने बिहेवियर को रखते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो इमोशंस हैं वो, कॉग्निशन, इमोशन एंड बिहेवियर जो है हमारे किस में होते हैं। कॉग्निशन होता है हमारा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन का पार्ट होता है। बिहेवियर कौन होता है, बिहेवियर हमारे लिए होती है हमारी बॉडी, है ना। नहीं, इमोशंस जो है बॉडी होते हैं, मेन बॉडी इमोशंस होते हैं, और बिहेवियर हमारा होता है इन्वायरमेंट का पार्ट। तो इसके अंदर वो 3 सर्कल बनाते हैं इम्बॉडेड कॉग्निशन को समझाने के लिए। ठीक है, वो बोलते हैं कि जो सबसे ज्यादा हावी होता है ना कॉग्निशन और बिहेवियर से भी ज्यादा, जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है इमोशंस। कि अगर आपके इमोशंस जो है वो आपके ब्रेन, इवन आपके इन्वायरमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो तवज्जो देते हैं वो, इंपॉर्टेंस देते हैं वो इमोशंस को देते हैं। कौन वो कौन है वो मुझे भी नहीं पता वो कौन है, पर ये जो भी है ये टॉपिक था और इसमें ये चीज थी। देख लेना, गूगल पे मिल जाएगा इम्बॉडेड कॉग्निशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो इमोशंस, कॉग्निशन और बिहेवियर, ये 3 फैक्टर्स होते हैं इम्बॉडेड कॉग्निशन में। इम्बॉडेड मतलब किसी में इनबिल्ट। तो इसके अंदर इन 3 चीज के अंदर क्या चीज इनबिल्ट है, ब्रेन, बॉडी और इन्वायरमेंट। ठीक है, इमोशंस हमारी बॉडी, कॉग्निशन हमारा ब्रेन, बिहेवियर यानी कि हमारे आसपास की सिचुएशन, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तीनों में से, इमोशंस पे कंट्रोल करना। फिर सेंसरी टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब जो 1 मिनट से ज्यादा की होती है, 1 सेकंड से ज्यादा हो तो सेंसरी टर्म। लॉन्ग टर्म तो होता ही पता है आपको, लॉन्ग टर्म मेमोरी तो उसका कोई वैसा नहीं है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लेकर हम वर्किंग मेमोरी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब इसकी मैंने आपको स्टेज में बताई। टेलर एंड टैबा का मॉडल कर लेते हैं एक लास्ट। टेलर एंड टैबा, ये भी पूछा हुआ है। टेलर और टैबा का मॉडल जो टीचिंग मॉडल में था, तो टेलर मॉडल जो है वो डिडक्टिव मॉडल है इनका, और जो टैबा का मॉडल है वो इंडक्टिव मॉडल है। इंडक्टिव डिडक्टिव सबको पता ही होगा। सो फिर ये हो गया, एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको याद रखना है मेन चीज कि ये स्टूडेंट पे फोकस करते हैं। जो टेलर साहब है हमारे, वो स्टूडेंट पे, सोसाइटी पे, सब्जेक्ट मैटर पे फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और
ये जो है टैबा जो है वो टीचर्स अप्रोच को लेकर चलती है कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए, जो टीचर को सही लगे वो टीचर को करना चाहिए। टेलर बोलते हैं कि नहीं, स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, स्टूडेंट के नीड्स के हिसाब से जैसा स्टूडेंट चाहता है उस मेन फोकस इनका स्टूडेंट होता है। बस ये एक कंपैरिजन याद रख लो, टेलर के मॉडल में इनका कंपैरिजन में पढ़ा जाता है टेलर और टैबा का मॉडल। तो जो टैबा है वो टीचर्स अप्रोच को लेकर चलती है कि आपको सबसे पहले स्टडी करना है डिमांड फॉर एजुकेशन इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी, कि उस सोसाइटी में एजुकेशन की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से आप वहाँ पे इंस्टीट्यूशन खोलो। ठीक है। पे अटेंशन टू सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो कंटेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वो क्या होगा, और वो जो कंटेंट है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो टीचर डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे क्या है टेलर के मॉडल में, वो देखते हैं कि सब्जेक्ट मैटर, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। करिकुलम जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस करिकुलम को इम्प्लीमेंट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच लेकर चलना चाहिए और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि उनके लिए उस सिचुएशन में क्या इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो मेन स्ट्रेस वो किसको दे रहे हैं टेलर, स्टूडेंट को, सोसाइटी को और सब्जेक्ट मैटर को। वेयर एज जो टैबा है, टैबा किस पे फोकस कर रही है कि टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही है कि टीचर ही सारा करिकुलम बनाएगा, वही सब कुछ डिसाइड करेगा क्या पढ़ाना है और क्या नहीं। तो ये था टेलर और टैबा का मॉडल। इसमें से क्वेश्चन जो आया था मैं आपको बता देती हूँ। विच मॉडल कंसिडर्स थ्री प्राइमरी सोर्सेज ऑफ करिकुलम, कि कौन सा मॉडल था जिसमें तीन सोर्सेज की बात की थी, स्टूडेंट की, सोसाइटी की और सब्जेक्ट मैटर की। तो वो था टेलर का मॉडल, ये पीवाईक्यू था। ठीक है। फिर सीआईपीपी मॉडल है। सीआईपीपी मॉडल एक बार फुल फॉर्म पूछ ली गई थी तो मैं आपको बता देती हूँ यही, एक सेकेंड। सीआईपीपी मॉडल, तो सीआईपीपी मॉडल में हमारा कंटेक्स्ट, देन आई से हमारा इनपुट, पी से प्रोसेस, और एक और पी ले लें तो प्रोडक्ट। ठीक है। और ये किसने दिया है, स्टफल बीम ने, बीम 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 बीम। ये तो क्वेश्चन जो याद आ गया। तो कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस और प्रोडक्ट जो है सीआईपीपी में मॉडल के चार स्तंभ है। तो इसका फुल फॉर्म बस याद रख लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोडक्ट। कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस, प्रोसेस के थ्रू जाओगे देन आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। एंड देन गोल फ्री मॉडल है, ये तो नहीं पढ़ना। टेलर का मॉडल मैंने बता दिया। टेलर्स का जो मॉडल मैंने बताया उसको गोल अटेनमेंट मॉडल भी बोलते हैं, ये याद रखना। गोल अटेनमेंट मॉडल टेलर के मॉडल को बोलते हैं। और स्टेक्स मॉडल हो गया, स्टेक्स मॉडल एटीओ, स्टेक मॉडल में था एक स्टेक्स का मॉडल था, उसमें उन्होंने एटीओ दिया था। एटीओ यानी कि ए से था हमारी एंटीसीडेंट, टी से था ट्रांजैक्शन और ओ से था आउटकम। एंटीसीडेंट, ट्रांजैक्शन और आउटकम लिख लो अपने नोटबुक में। मैल्कम नॉल्स के 6 प्रिंसिपल्स थे एंड्रोलॉजी के, आपने पढ़े होंगे। मैल्कम नॉल्स का पढ़ लेना, जिसमें आपको नॉल्स, हाँ, 6 प्रिंसिपल्स दिए थे इन्होंने। इनका नाम भी आपने सुना होगा, एंड्रोलॉजी के। एंड्रोलॉजी की स्टडी मतलब अडल्टहुड की स्टडी जो होती है, अडल्ट्स की स्टडी को हम एंड्रोलॉजी बोलते हैं। तो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ एंड्रोलॉजी दिए थे। पहला था नीड टू नो, दूसरा था एक्सपीरियंस, तीसरा सेल्फ कॉन्सेप्ट्स एंड कंट्रोल, चौथा था रेडीनेस, रीजन टू लर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन एंड इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। ये बहुत बार आए हुए हैं। इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो जो था गोल ओरिएंटेड मॉडल था, रिलेवेंसी ओरिएंटेशन, गोल ओरिएंटेशन, और इसमें हम कोलैबोरेशन को इंकरेज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है। सेल्फ कंट्रोल की तरफ ध्यान देते हैं। रीडीनेस होता है, रीडीनेस यानी कि हमारे यहाँ पे स्कार्फ फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। तो स्कार्फ फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट अभी याद आया मुझे। स्कार्फ फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लेना, जो कि विगोत्स्की ने दिया है। ठीक है। विगोत्स्की ने हमारे स्कार्फ फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, उनकी जो पूरी थ्योरी है वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो करनी है। सो विगोत्स्की में आपको एक और चीज याद रखनी है, ZPD और MKO, ये तीनों टर्म्स इनसे रिलेटेड है। स्कार्फ फोल्डिंग विगोत्स्की से, ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक है। मोर नॉलेजेबल अदर्स जैसी टर्म, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कार्फ फोल्डिंग, ये सारे विगोत्स्की की थ्योरी में आते हैं, जिसमें वो, अगर विगोत्स्की से आपको कुछ चीज याद रखनी है उनके बारे में समझने के लिए, तो वो बोलते हैं कि अडल्ट, एक सेकेंड, जो हमारे एडल्ट्स हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड की लर्निंग में। मतलब हमारी लर्निंग में हमारे एडल्ट्स, हमारे टीचर्स भी हो सकते हैं, प्लस हमारे पेरेंट्स जो कि पीयर्स होते हैं, वो चाइल्ड लर्निंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग का क्या मतलब होता है,
जब आप धीरे धीरे सपोर्ट छीनते जाते हो, पहले आप बच्चे को सिखा देते हो कुछ चीज करना, धीरे धीरे आप उसको हिंट देते हो ऐसे ऐसे करना है, पूरा सपोर्ट नहीं छीनते, लेकिन आप जैसे जैसे बच्चा सीखता जाता है ना, तो आप अपना सपोर्ट भी जाते हो। जैसे आप बच्चे को चलाना सिखा रहे हो, ठीक है, तो साइकिल चलाना सिखा रहे हो तो क्या होता है कि आप पहले उसको साइकिल चलाओगे, पहले पीछे से पकड़ के रखोगे, धीरे धीरे हाथ छोड़ते जाओगे, तो वैसा ही स्कार्फ फोल्डिंग, मतलब आप फोल्ड कर रहे हो चीजों को, ऐसे ऐसे दे दिया, अब लपेट लो, धीरे 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 लपेट लो, फोल्ड कर लो, और धीरे धीरे अपना सपोर्ट पीछे लेते जाओ, तो वो स्कार्फ फोल्डिंग होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन काफी बारी पूछी हुई है स्कार्फ फोल्डिंग की, तो वो इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट बंडूरा का आपको मैंने बता दिया, सोशल लर्निंग एंड मॉडलिंग एल्बर्ट बंडूरा का है। ठीक है, इसके ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं। एल्बर्ट बंडूरा, ये मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेजे थे मैच द फॉलोइंग के लिए। एल्बर्ट बंडूरा का सोशल लर्निंग मॉडल, जिसको मॉडलिंग भी बोलते हैं, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, किसके लिए जाने जाते हैं ये, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। तो अगर ये टर्म आता है तो वो एल्बर्ट बंडूरा का है, सोशल लर्निंग मॉडल है इनका। और इसमें कौन कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है, मॉडलिंग हो गया, सेल्फ एफिकेसी, एटीट्यूड, रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन, फॉरल, ये हो गया, और इसके अलावा सेगमेंट फ्राइड हो गए, सेगमेंट फ्राइड फ्रूड या बोल सकते हैं। ये इसका साइको एनालिसिस मॉडल आपको याद रखना है, साइको एनालिसिस मॉडल, तो ये साइकोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है, सब पढ़ते हैं सिगमंड फ्राइड को। मास्टरी लर्निंग तो आपको पता ही है, सबने पढ़ी होगी मास्टरी लर्निंग, बेंजामिन ब्लूम की। तो मास्टरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट हो गया। एडी मॉडल, जो काफी टाइम से पूछा जा रहा था, कितनी बार रिपीट हुआ है, एडी, एडी एडी टेडी वाला मॉडल, वो किसका है, फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में ये मॉडल आया था। ये मॉडल जो था मिलिट्री के लिए यूज किया जाता था 1970s में। ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए मॉडल लाया गया था, और इसको हम आईएसडी मॉडल भी बोलते हैं। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आईएसडी मॉडल और एडी मॉडल एक ही बात है। आईएसडी का पहले फुल फॉर्म हुआ करता था इंस्ट्रक्शन डिजाइन, सॉरी इंस्ट्रक्शन एसे सिस्टम और डिजाइन, इंस्ट्रक्शन सिस्टम डिजाइन। लेकिन एडी मॉडल को इसका नाम बाद में एडी कर दिया। एडी यानी कि फुल फॉर्म है एनालिसिस, एनालाइज करना, फिर डिजाइन करना, फिर डेवलपमेंट करना। ठीक है, ये मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन फिर हमने एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया। तो इसमें सबसे पहले एनालिसिस आता है। वैसे हम जब रिसर्च स्टेप्स पढ़ते हैं तो एनालिसिस लास्ट में होता है ना, पर यहाँ पे सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, टास्क को एनालाइज करेंगे, देन डिजाइन करेंगे, देन डेवलपमेंट, देन आ जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन, आई से इम्प्लीमेंटेशन, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हम इवेल्युएशन करेंगे। तो ये आपका एडी मॉडल की फुल फॉर्म है, इसको भी याद रखना। अब जैसे एडी मॉडल के बाद हम पढ़ सकते हैं इसमें जीन पियाजे का मॉडल, तो आप सबने पढ़ा होगा, तो मैं आपको बहुत फास्ट करवा रही हूँ, आप सोच रहे हो कि मैम समझ तो आ नहीं रहा, पढ़ाते जा रहे हो, पर कीवर्ड लिखते जाओ, जितना हो पाता है ये समझ लो, ठीक है, और इसको या तो रट्टा मार लो, क्योंकि कीवर्ड्स से आपको काफी चीजें हेल्प हो जाएगी। जीन पियाजे में आपका हो जाएगा एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। सो मेरे को बहुत सारे टॉपिक्स कवर कराने हैं ना, इसलिए नहीं समझा पा रही हूँ यार एक एक टॉपिक अच्छे से, तो थोड़ा सा एफर्ट से ऊपर भी डालना पड़ेगा। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन वाला पार्ट इनका है। एसिमिलेशन अगर वर्ड याद आए, तो एसिमिलेशन होता है आपके एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ न्यू चीज ऐड करना, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है, ठीक है, जब आप उसमें कुछ नया ऐड कर रहे हो अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में, तो वो होता है एसिमिलेशन। ठीक है, और एसिमिलेशन वर्ड से रिलेटेड जो एक और वर्ड है वो है स्कीमा, स्कीमास, ठीक है। और अकोमोडेशन, अकोमोडेशन क्या होता है, टू चेंज द प्री एग्जिस्टिंग माइंडसेट, जो आपका ऑलरेडी एक माइंडसेट है, जब आप उसको चेंज कर देते हो, पहले आप सोचते थे कि यार भगवान होते हैं और इस पत्थर में भी भगवान है, ठीक है, लेकिन आपने किसी साइंटिस्ट से मिले और आपने अपना परसेप्शन ही चेंज कर दिया, अपना बिलीफ पूरा माइंडसेट ही बदल दिया, तो वो क्या होगा, अकोमोडेशन। मतलब जब आप चेंज कर देते हो अपना माइंडसेट, तो वो अकोमोडेशन। और जब आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ और चीजें नहीं ऐड कर देते हो, तो वो होता है एसिमिलेशन। ये किसका है, जीन पियाजे ने ये दो चीजों की बात की थी, और वो बोलते हैं कि अकोमोडेशन इज अ हायर लेवल ऑफ लर्निंग, हायर लेवल ऑफ लर्निंग। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन में से ज्यादा है, बड़ा लेवल क्या है, अकोमोडेशन। ऑब्वियसली जब आप अपना पूरा का पूरा माइंडसेट ही बदल रहे हो, तो वो ज्यादा हायर लेवल हुआ ना, और सिर्फ आप एक्जिस्टिंग नॉलेज में नई चीज ऐड कर रहे हो, तो उसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं। अच्छा, ब्रूनर है, ब्रूनर, ब्रूनर का आपको याद रखना है कि ब्रूनर ने आपको डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, नोट्स बनाते जाओ। डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट ब्रूनर ने दिया था। हार्वर्ड गार्डनर के 8 टाइप्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर ने जो थे, एक सेकेंड,
8 टाइप्स दिए थे मल्टीपल इंटेलिजेंस के 8 टाइप्स किसने दिए हैं? हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्या क्या बताया है? तो एक सेकंड, जैसे उन्होंने बताया था विजुअल स्पैशियल, ठीक है, एक मतलब विजुअल से रिलेटेड बताया था, वर्बल बताया था, लॉजिकल बताया था, मैथमेटिकल, ठीक है, इंट्रापर्सनल मतलब जब अपने आप से ही बातें कर रहे होते हो, और इंटरपर्सनल जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। देन नेचुरलिस्टिक जब आप नेचुरल इन्वायरमेंट में हो तो ये भी एक मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस का पार्ट है, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट में चीजों की स्टडी करना। देन कैनेस्थेटिक मतलब जो आप कर करके सीखते हो, ठीक है, एंड म्यूजिकल यानी कि रिदमिक, ठीक है, तो म्यूजिकल भी उन्होंने बताया है, ये भी याद रखना। तो ये 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, लिखे नहीं है, जल्दी बता दिया। विजुअल हो गया, वर्बल हो गया, लॉजिकल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, कैनेस्थेटिक और म्यूजिकल रिदमिक। तो ये पीवाईक्यू में आया हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट था आपके लिए। कुछ भी मैंने पीवाईक्यू के बाहर से नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा होगा मैम इतने सारे नए कॉन्सेप्ट्स कैसे आ गए। ओके, सो ये तो फिर और तो है नहीं, और भी काफी सारे हैं, मैं आपको बताऊंगी। एक सेकेंड, लो रोड, हाई रोड, ये वाला कल्चर इंपॉर्टेंट है। लो रोड कल्चर क्या होता है, हाई रोड कल्चर क्या होता है, ये करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो जैसे इसमें ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढ़ने थे हमें कुछ, तो वो मैं बता देती हूँ। जैसे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में बहुत सारी चीजें पढ़नी है वैसे तो, ऊपर ऊपर से एक बार देख लेते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो कि आईसीटी का पार्ट है, ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में आपको जैसे पूछा गया था लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, हाई रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए। लिटरल क्या है, वर्टिकल होता है, एक पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, एक नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, एक वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो जैसे लो रोड का सबसे पहले अगर हम बात करें, तो लोअर और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में हमारे जो वेल इस्टेब्लिश्ड स्किल्स होती हैं उसको हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब हम दूसरों को उसको सिखाते हैं, कौन सी स्किल्स को, जो हम ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड स्किल्स हैं, और मतलब इन ऑटोमेटिक फैशन मतलब जो हमें ऑटोमेटिकली चीजें आती हैं, हमने सीख ली। हम आपको कोई भी चीज करने के लिए देते हैं, आपको कोई आज आपको स्कूटी चलानी आती है, आपको कोई चलाने के लिए देते हैं, वो ऑटोमेटिकली आप चला लोगे, ठीक है, यानी आप दूसरों को भी सिखा सकते हो। तो वो लोअर रोड होती है, ठीक है, जिसमें वेल इस्टेब्लिश्ड स्किल्स को ट्रांसफर किया जाता है। हायर रोड में एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफर होता है, कॉन्शियस फॉर्मुलेशन ऑफ कनेक्शन बिटवीन कॉन्टेक्स्ट। हायर रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है, जब हम कॉन्टेक्स्ट के बीच में कनेक्शन बनाना सीखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट वाला जो होगा ऑब्वियसली हायर रोड होगा, तो ये कीवर्ड याद रखो। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, लर्निंग इन वन कंटेक्स्ट इनहैंस लर्निंग इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, मतलब जो आज आपने सीखा वो आगे आपको फ्यूचर में जब वही चीज काम आई, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऐसे नहीं कि आप अपनी लर्निंग दूसरे को दे रहे हो, इसका मतलब आप अपनी लर्निंग से जो आज आपने सीखा वो लर्निंग आपको इन फ्यूचर काम आ रही है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया। एंड नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या, कि जो आज आपने सी से सीखी और फिर कल को आपने कोई वही चीज दूसरी जगह देखी और वो तो कुछ और सिखा रहा था, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इसको हम डिलेड लर्निंग भी बोलते हैं, क्योंकि इसे हमें डिले हो जाता है, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना, कुछ आपको नया सीखना है तो आपको अपने दिमाग से जो पहले से भरा हुआ है उसको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपने दिमाग में आपने ऑलरेडी चीजें सीखी हुई हैं स्कूल लेवल पे, और आपने उसी टीचर की बात को सच मान लिया कि भाई उस टीचर ने तो ये पढ़ाया था ये टॉपिक में, और ये टीचर कुछ और बता रहा है, तो लेकिन आपको कुछ नया सीखने के लिए पुराने वाला निकालना पड़ेगा दिमाग से। तो वो हो गया नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसमें आपको डिले हुआ थोड़ा सा चीजों को समझने में, कि यार ये सही था कि वो सही था, तो उसको पुराने वाले को आपको जब रिमूव करना पड़ा, तो वो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो गया, ठीक है, तो ये डिलेड लर्निंग होती है। वर्टिकल में नॉलेज ऑफ प्रीवियस टॉपिक इज एसेंशियल टू एक्वायर न्यू नॉलेज। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब जब आप कोई नई नॉलेज सीख रहे हो, तो आपको वो नई नॉलेज सीखने के लिए आपको उसका आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तब आप उसको सीख पाओगे। जैसे आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा, तो उसके लिए पहले आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना आना चाहिए। जब आपको ये सारी कैलकुलेशन आती होंगी, और जब आपने वो फॉर्मूला में पुट करी क्योंकि आपको ये चीज आती थी, तो जब उसमें आपने क्या हुआ, नई नॉलेज में आपको हेल्प मिली पुरानी लर्निंग की वजह से, तो वो होती है आपकी वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। एंड ये और भी है, मतलब काफी सारी हैं, इतनी सारी तो हमें नहीं पढ़नी थी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में आई थी वो मैंने बता दी, हाई रोड, लो रोड, पॉजिटिव, नेगेटिव, वर्टिकल, ठीक है, और एक्स्ट्रा आप पढ़ना चाहो तो अपनी तरफ से पढ़ सकते हो। देन एसिमुलेटर अकोमोडेटर का मतलब अच्छे से याद रखना। और हाँ, अब पढ़ लेते हैं, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, इसको रब करते हैं और यहीं पढ़ लेते हैं।
जो आजकल ना आईसीटी में कुछ कुछ ना नए एप्लीकेशंस पूछे जा रहे हैं, और आपने देखा होगा, जैसे काहूत क्या होता है, देन प्लेटागॉन, ये सब वर्ड्स आने लग गए। एनीमेकर एनिमेशन के लिए होता है, जो एनिमेशन वाली स्लाइड्स के लिए। पॉवटून भी एनिमेशन के लिए होता है। ठीक है, तो ये दोनों एनिमेशन के लिए होते हैं। ठीक है। काहूत क्या होता है, क्विज़िज़ वगैरह के लिए होता है। पैडलेट आता है, पैडलेट व्हाइट बोर्ड के लिए। व्हाइट बोर्ड पे जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो। अभी इस बार क्वेश्चन आया था, शिफ्ट हमारी शिफ्ट में ही आया था कि शिफ्ट 2 में अम, कि आपको गैलरी बनानी है। गैलरी यानी कि जो वॉल वॉल है, आपको अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक वॉल प्रिपेयर करनी है, गैलरी प्रिपेयर करनी है, जिसमें आपको अलग अलग चीजें उनको शो करनी है, कंटेंट। तो उसके लिए आप कौन सा टूल यूज करोगे, तो पैडलेट यूज करेंगे, व्हाइट बोर्ड से रिलेटेड होता है। अब इसकी ट्रिक जैसे बताई थी, तलवीर सर ने बताई थी कि पैडल लेट्स आप याद कर सकते हो कि जैसे साइकिल का जो पैडल है ना, वो व्हाइट कलर का है, तो व्हाइट बोर्ड से याद रह जाएगा। गैलरी और वॉल वाला आपको दिखाना है, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड पे आप चीजें सिखाते हो ना, पढ़ाते वैसा। देन पॉवटून और एनीमेकर हो गया, ये आपका एनिमेशन वीडियोस वगैरह के लिए अगर आपको बनानी है तो वो। और प्लेटागन और कहूत कहूत होते हैं हमारे क्विज़ेस के लिए, याद रखना। गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म है, गेमिंग वगैरह के लिए भी होता है। तो ये भी पूछा गया हुआ था, फिर से पूछा था इस बार दोबारा, तीसरी बार रिपीट हुआ है। प्लेटागन जो है 3D मूवी मेकर है। क्या है? 3D मूवी मेकर। ये इससे क्वेश्चन आया नहीं है, पर ये ऑप्शन में मेंशन था, तो इसलिए मैंने सर्च कर लिया। 3D मूवी मेकर है प्लेटागन। देन माइंड मास्टर, जो कि माइंड मैप ये बनाना होता है ना, माइंड मैपिंग के टूल्स होते हैं माइंड मैप बनाने के लिए, तो माइंड मास्टर वगैरह। और इसके नाम में ज्यादातर जो एप्स होते हैं उनके नाम में माइंड आता ही है, सी माइंड ऐसे करके भी कुछ है। तो आपको उससे भी फिगर आउट हो जाएगा। अब एनिमेकर है, क्वेश्चन में एनिमेशन पूछा है, तो एनिमेकर तो होगा ही, क्योंकि एनिमेशन। पॉपटून से याद रख लो, पॉपटून भी एनिमेशन के लिए है। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ वो जो वायरसेस है, फिशिंग, फार्मिंग वायरस, ये सब भी आप पढ़ लेना। और साइबर सिक्योरिटी वर्सेस नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या फर्क होता है वो देख लेना एक। फिर टाइप्स ऑफ वैलिडिटी और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी भी पढ़ लेना। कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी क्या होती है। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, इंटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म ऑफ रिलायबिलिटी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ पे एक वीडियो है, वो देख लेना अच्छी से। मतलब बहुत शॉर्ट में है वो वीडियो, आधे घंटे में आपका वैलिडिटी रिलायबिलिटी खत्म हो जाएगा। और फिर 7 ट्रेडिशंस ऑफ कम्युनिकेशंस कौन कौन से हैं, जैसे साइबरनेटिक्स है, हर्मेनेटिक्स है। हर्मेनेटिक्स हमारा डिस्कवरी एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड। साइबरनेटिक्स जो है वो हमारा आर्ट ऑफ स्टीयरिंग भी बोलते हैं उसको, मतलब ह्यूमन, एनिमल्स और मशीन से रिलेटेड ये पढ़ाया हुआ है साइबरनेटिक्स। ठीक है। साइंस ऑफ स्टडिंग फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन। ठीक है। किसने दिया था? नॉर्मर्ट वीनर ने दिया था, ये वर्ड भी याद रखना। साइबरनेटिक्स किसने दिया? नॉर्बर्ट वीनर। ठीक है। उसके अलावा रेट्रोनिक ट्रेडिशन हो गया, ये सोशो कल्चरल ट्रेडिशन। सिमियोटिक्स, हाँ, सिमियोटिक्स बताना था मुझे, क्योंकि बहुत बारी क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो सिमियोटिक्स क्या होते हैं? सिमियोटिक्स मतलब स्टडी ऑफ साइन एंड सिम्बल्स। जब साइंस एंड सिंबल की आप स्टडी करते हो तो सिमियोटिक्स कहलाता है। एंड इसमें आपको ये भी पूछा गया था, ये वैसे दी ससुर है, तो हमारे ससुर के ससुर ने दिए थे, मान लो। दी ससुर सेमांटिक टर्म, ये इनका कॉन्सेप्ट दिया था, स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स का। और इसमें एक चीज था कि डैश पैराडाइम, हाँ, पैराडाइम इज द बेसिस ऑफ डैश। तो वहां पे एक वर्ड था, सिंटेक्स था, सिंटोजिज्म था शायद। हाँ, सो वो वर्ड था, ये था SYMTAGM, सिम्टैजम। सिम्टैजम का मतलब ये होता है जब एक वर्ड को चेंज करने की वजह से ओवरऑल मीनिंग चेंज हो जाए उस सेंटेंस का या उस कॉन्टेक्स्ट का, तो उसको सिम्टैजम बोलते हैं। और पैराडाइम तो आपको पता ही है कि जो हमारा एलिमेंट्स है सेंटेंस में, मतलब एक पूरे के पूरे कॉन्टेक्स्ट में जब चेंज आता है, जब जो एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है, एज अ होल, या जो सिस्टम का पार्ट है, पूरा सिस्टम एक तरीके से, वो हमारा पैराडाइम होता है। और उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जब उसी एलिमेंट्स को हम सीक्वेंस में लगा देते हैं तो उसको हम सिम्पैजिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिम्पैजिज्म। जब हमने पैराडाइम, पैराडाइम होता है हमारे, उसमें कंटेंट आएगा, उसमें एलिमेंट्स आएंगे, चॉइसेस आएंगी, ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टम आएगा। और उस सिस्टम को, जो हमारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ है, उसको जब हमने सीक्वेंस में लगा दिया तो वो सिम्पैजिज्म हो जाएगा। तो पैराडाइम इज द बेसिस ऑफ सिम्पैजिज्म। ठीक है, तो वो याद रखना। फिर उसके अलावा चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। आई वो बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, आई नो पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना है तो। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स, इन्होंने सिमियोटिक्स को
के जो थे सिमियोटिक्स, मैंने आपको बताया स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स, इसके 3 रिलेशनशिप में बताया था। एक आइकन बताया था, एक इंडेक्स और एक सिंबल। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि 3 कौन से चीजें उन्होंने बताई थी चार्ल्स सैंडर पियर्स ने सिमियोटिक्स को समझाने के लिए। तो सिमियोटिक्स को हम आइकन, इंडेक्स और सिंबल से समझ सकते हैं। आइकन में आ जाएगी, जैसे हमारे आइकन क्या होता है, जैसे एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल एक आइकन है, मतलब एप्पल का जो आईफोन आता है उसका। तो एप्पल, अगर हमें कटा हुआ एप्पल दिखता है ऐसे जो भी, तो उसका आइकन हमें पता चल जाता है कि ये एप्पल का फोन है, ठीक है। इसके आइकन से पता चल जाता है कि आईफोन का है। तो ये इमेजेस हो गया वगैरह। तो और इंडेक्स में क्या हो जाता है, इंडेक्स में हमारा आता है स्मोक सिग्निफाइज फायर वाला कंसेप्ट। स्मोक सिग्निफाई फायर। तो ये इंडेक्स का पार्ट होगा जिसमें हम रेफरेंट को स्टडी करते हैं, जो रेफरेंट ऑब्जेक्ट होता है उसकी स्टडी करते हैं। एंड सिंबल्स में हमारे वर्ड्स एंड लेटर्स आ जाएंगे, तो वो सिंबल्स का पार्ट होंगे, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल पूछा गया था कि स्मोक सिग्निफाइज फायर किसको डिपिक्ट करता है, तो वो इंडेक्स को डिपिक्ट करता है। देन हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक हाई ब्रो लो ब्रो कल्चर से भी आया था। मिडल ब्रो कल्चर क्या होता है, हाई ब्रो कल्चर क्या होता है, लो ब्रो कल्चर क्या होता है। तो हाई वाला जो होता है हाई ब्रो कल्चर, वो इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। मिडल ब्रो यानी कि आप जब गुड और बैड के बीच का डिफरेंस पता करते हो, गुड एंड बैड फिल्म्स क्या, ये फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है ज़्यादातर, ठीक है। तो हाईब्रो कल्चर जहाँ पे इंटेलेक्चुअल होते हैं, हाईब्रो तो सबसे इंटेलेक्चुअल। मिडल यानी कि गुड एंड बैड का डिफरेंस इसको आता है, मतलब बीच का, गुड और बैड का बीच का, तो मिडल ब्रो हो जाएगा। देन लो ब्रो होता है, एक होता है लो ब्रो कल्चर और एक होता है पोस्ट ब्रो कल्चर। पोस्ट ब्रो कल्चर में वो होता है आप एकदम बहुत सोफिस्टिकेटेड बिहेव करते हो, ठीक है। और ये मैथ द फॉलोइंग में आया था, सोफिस्टिकेटेड वगैरह। और लो ब्रो में आपका जो डेली रूटीन है बस आप उसी को फॉलो करे जा रहे हो, तो वो आप किसका पार्ट हो, आप लो ब्रो कल्चर का पार्ट हो। अब मार्शल मार्शल ये थे मैकलुहान, ठीक है। तो मार्शल जो मैकलुहान थे, इन्होंने हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया की बात की थी, कूल मीडिया की, सॉरी, कूल मीडिया। तो हॉट मीडिया एंड कूल मीडिया क्या होती है वो आपको बताना चाहिए। हॉट मीडिया हाई डेफिनेशन वाली, कूल मीडिया लो डेफिनेशन वाली। हॉट मीडिया में सिर्फ जहाँ पे हमारी सिर्फ एक सेंसेस एंगेज होती है तो वो होती है हॉट मीडिया। तो इससे सिर्फ एक चीज, हमारी एक सेंसेस एंगेज है तो हॉट मीडिया हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको लिटल इंटरेक्शन होता है, बहुत कम, सबसे कम इंटरेक्शन होता है इसमें। स्पून फीडिंग की जाती है, जैसे इसमें आपका एग्जांपल याद करना इंपॉर्टेंट है, रेडियो, फिल्म, लेक्चर और प्रिंट बुक्स, ठीक है। तो ये सारे हॉट मीडिया के एग्जांपल है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड कूल मीडिया, जहाँ पे आपकी एक से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती है। सिर्फ याद रखो हॉट मीडिया में एक सेंसेस इन्वॉल्व होती है, स्पून फीडिंग होती है, इंटरेक्शन बहुत कम होता है, मतलब वन वे एक तरीके से। तो जैसे रेडियो में आप सिर्फ सुन रहे हो, आपकी एक सेंसेस इन्वॉल्व है, ठीक है। मूवी मूवी में आप सिर्फ देख रहे हो या सुन रहे हो, ठीक है। इंटरेक्शन तो कुछ नहीं हो रहा ना, जो फिल्म देख रहे हो उससे बात थोड़ी कर रहे हो। तो सिर्फ एक सेंसेस, लेक्चर लेक्चर टीचर ले रहा है, आप सुन रहे हो, बस बात खत्म। बुक्स बुक्स में सिर्फ आप पढ़ रहे हो, सामने से कोई रिप्लाई तो नहीं आ रहा बुक में से। तो हॉट मीडिया। कूल मीडिया में कौन कौन से, जिसमें आपका पार्टिसिपेशन लेवल ज्यादा इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप बहुत आपकी एक से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो इसमें इंटरेक्शन होता है, पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है। तो टीवी, फोन फोन कन्वर्सेशन, इंटरेक्शन होता है। कॉमिक बुक्स, ठीक है, आप हंस रहे हो, बात कर रहे हो, अपना आप दूसरों को भी बता रहे हो, ठीक है। टीवी में जब आप टीवी देखने बैठते हो तो सारे एक साथ बैठ के आप टीवी देख रहे हैं, ठीक है। कार्टून हो गया, सेमिनार्स हो गए, तो ये सारे कूल मीडिया का पार्ट है। तो सिर्फ हॉट मीडिया में रेडियो, फिल्म, लेक्चर, प्रिंट बुक्स, जो मतलब पुरानी पुरानी चीजें, वो आप हॉट मीडिया में रख लो। फिल्म्स मतलब वो ऐसी वाली फिल्म्स नहीं थी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। फिल्म मतलब वो जैसे एक वो पट्टी आती थी ना, फिल्म निकलती थी उसमें से ब्लैक कलर की, वो वाली। जॉन डेवी का प्रोजेक्ट मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बोलते हैं कि सोशल पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो प्रोजेक्ट मेथड देते हैं। कौन, जॉन डेवी, DEWEY। देन रोनाल्ड बार्ट्स का सिमेंटिक कोड, ठीक है। रोलांड बार्ट्स का आएगा सिमेंटिक कोड वाला चीज, ओके। एंड आपका RFID मॉडल, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन वायरलेस शॉर्ट रेंज टेक्नोलॉजी, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, ICT की सारी फुल फॉर्म्स याद कर लेना अच्छे से। GISM आया था इस बार, SSH आया था। तो जैसे SSH की बात करें हम, तो जैसे SSH की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो SSH की फुल फॉर्म थी सिक्योर शेल, सिक्योर शेल। जी GSM का भी पूछा हुआ था, क्या था, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है।
तो अब बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की, और क्योंकि तो सो ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स लिख के रखे थे, तो मैं आपको बता देती हूँ जो क्वेश्चन पेपर में से आए थे। जैसे मेंटीमीटर क्या होता है, ठीक है, मेंटीमीटर और पोल एवरीवेयर, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो एप्स होती हैं या जो फीचर्स मिलते हैं, ये किस चीज़ के लिए होते हैं, ये आपको लाइव पोल करवाना होता है। जैसे हमको पोलिंग करवानी है अभी, तो मेंटीमीटर का लोग बहुत यूज़ करते हैं यूट्यूब पे, कि जब लाइव पोल्स के लिए वगैरह के लिए और फीडबैक के लिए। देन उसके अलावा सेल्फ रेगुलेटिंग लर्निंग के कुछ स्टेप्स थे, तो जिसमें मुझे कन्फ्यूजन हुई थी, मैं वो बता देती हूँ कि सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, ठीक है, उसको ना क्रोनोलॉजी में या मतलब स्टेप्स को लाइन वाइज लगाना था। तो मेरे को लगा था कि शायद एनालिसिंग बाद में आएगा, पर यहाँ पे सबसे पहले वही जो मैंने एडी वाला बताया था ना, वैसा ही था ये भी। पहले सबसे पहले आप टास्क को एनालाइज करते हो। सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग मतलब आप खुद से सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टास्क को एनालाइज करोगे, देन गोल्स सेट करोगे कि टास्क के बाद कि अच्छा मैंने ये सारी चीजें सीख ली। आप एनालाइजिंग द टास्क मतलब आपको नेचर समझना है स्टडी का, कि आप क्या आगे किस एरिया में स्टडी करना चाहते हो, लर्निंग क्या कर रहे हो आप। फिर आप उसके बेसिस पे गोल सेट करोगे अपना टास्क को एनालाइज करने के बाद। फिर उसके बाद डिवाइजिंग प्लान्स, देन उसके बाद ये आया हुआ था क्वेश्चन कि प्लान, फिर आप प्लान बनाओगे। फिर प्लान के बाद जो आपने प्लान बनाया उसके बाद एनैक्टिंग टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, तो फिर आप स्ट्रैटेजी बनाओगे उस प्लान को मतलब सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो आप कुछ टेक्टिक्स या स्ट्रैटेजीज अपनाओगे। एंड लास्ट में जो लास्ट स्टेप होगा वो होगा रेगुलेटिंग लर्निंग। तो क्योंकि इसका नाम ही है सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, तो सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग में जो रेगुलेटिंग लर्निंग, अपने लर्निंग को रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, यानी कि आपने कितना सही किया कितना गलत किया, अपने आप को मॉनिटर करना, ठीक है, आप अपने गोल्स को पूरा कर पाए कि नहीं, वो आपका ये हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 5 स्टेप्स होते हैं सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग के, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट में उन्होंने वर्किंग मेमोरी का एक क्वेश्चन था, जो मैंने आपको बोला था शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, तो उससे उन्होंने लिखा हुआ था कि द ब्रेन सिस्टम दैट प्रोवाइड्स टेम्परेरी होल्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेम्परेरी होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी टेम्परेरी होती है, आपको बताओ। शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर ये था। फिर उसके बाद आप टाइप्स ऑफ एनालिसिस कर लेना अच्छे से। तलवीर सर ने काफी अच्छे से करा रखे हैं, किसी भी कुमार भरत सर का कहीं से भी आप कर सकते हो। स्ट्रॉमैन फैलेसी है, आर्गुमेंटम एड बैकुलम, रेड हियरिंग फैलेसी, ठीक है, आर्गुमेंटम एड होमिनम वाली फैलेसी, ठीक है। फिर एड पॉपुलम क्या होता है, इक्विवोकेशन क्या है, एड वेर्डिकलम क्या है, तो थोड़ा सा नाम स्पेल करने में दिक्कत है। एड वेरकंडिन, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, मतलब कि हमारा अथॉरिटी से रिलेटेड होता है, कि जब जैसा आपको आपकी अथॉरिटी ने आपसे बोला, आपने सेम टू सेम वैसा कर दिया, ठीक है, आपने ये भी नहीं सोचा वो गलत बता रहा है सही बता रहा है, आप सही काम करवा रहा है कि नहीं, बस क्योंकि उसने बोला है, बॉस ने बोला तो आपको करना है, तो वो एड वेरिटेटिव लगेगी। फिर एड इग्नोरेंटमियम क्या होता है, जब इग्नोर करते हो किसी चीज को, ठीक है, बिकॉज इट नॉट बीन प्रूव फॉल्स, मतलब कि आप किसी चीज को सच मान लेते हो क्योंकि उसको फॉल्स नहीं प्रूव किया जा सकता, या आप किसी चीज को फॉल्स मान लेते हो क्योंकि उसको सच प्रूव नहीं किया जा सकता, वाइस वर्सा। तो वो एड इग्नोरेंटम वाली स्ट्रैटेजी होती है। इसके इन सब फैलिसिस के एग्जाम्पल याद कर लेना। इनफॉर्मल फैलिसीज है ये सारी। देन इंडियन लॉजिक में हेतु, प्राक्तन, ठीक है, हेतु तुम्हारा रीजन हो गया। अच्छा, इसमें जैसे इसमें कुछ टर्म्स थी, उसका मीनिंग क्वेश्चन में पूछा था पे कि प्राक्तन क्या होता है। प्राक्तन यानी कि होता है, जैसे उदाहरण होता है वैसे प्राक्तन, उदाहरण या प्राक्तन एक कोई गल है, एग्जाम्पल, ठीक है। चला, छल्ला या चला, जिसका मतलब होता है फैलेसी ऑफ 4 टर्म्स, ठीक है। जाति, जाति के लिए जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है जाति फैलेसी के लिए, वो होता है जेनरिक। जाति फैलेसीज के लिए जो टर्म यूज है वो कौन सा है, जाति का जेनरिक फैलेसीज। अच्छा, अब इसमें एक नया टर्म यूज हुआ था कम्युनिकेशन वाला जो आया था, वो था नैरो कास्टिंग। तो नैरो कास्टिंग का क्या होता है, नैरो कास्टिंग का मतलब है कि लिमिटेड रीच इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया, ठीक है, जोग्राफिकल एरिया के टर्म्स में लिमिटेड रीच होना, नॉइस फ्री होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, किसी भी तरीके का वो नहीं होना चाहिए। एंड देन नैरो कास्टिंग का मतलब, क्योंकि नैरो है तो नैरो मतलब लिमिटेड होगा, नॉइस फ्री होना चाहिए कम्युनिकेशन, और स्पेशलाइज्ड मीडिया चैनल्स का यूज होता है इसमें, ठीक है, कि कौन से कुछ स्पेशल चैनल्स, मीडिया चैनल्स होते हैं, ठीक है, मतलब मीडियम होते हैं जिसके बेसिस पे आप नैरोकास्टिंग कर सकते हो, ठीक है, अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट के से रिलेटेड। फिर पैराडाइम और सिंटैजिज्म मैंने बता ही दिया। सिंटेक्स क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। सिंटेक्स हमारे होते हैं रूल्स, ठीक है, तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से रूल्स, जैसे ऐसा कीवर्ड आ जाए तो वो सिंटेक्स के लिए यूज होगा। सिंटेक्स आर द रूल्स गवर्निंग द स्ट्रक्चर,
ठीक है, फिर प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है, इपैसिटिव मुझे बताना था। प्लेसमेंट और उसका तो मैंने बता दिया था ना, समेटिव इवैल्यूएशन आप सबने पढ़ा होगा, क्योंकि हम यूनिक टॉपिक्स कर रहे हैं। तो इपैसिटिव असेसमेंट, ठीक है। इपैसिटिव असेसमेंट यानी कि पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया हूँ, बिफोर और आफ्टर वाली स्टडी होती है इपैसिटिव। ये क्वेश्चन इस बार के पेपर में कम से कम 3-4 शिफ्ट में देखने को मिला था। इपैसिटिव क्या होती है, कि जब आप इंडिविजुअल प्रोग्रेस को मेजर करते हो कंपेयरिंग द करंट एबिलिटी विद द पास्ट परफॉर्मेंस, कि पास्ट में इस बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी थी और जब मैंने इसको सिखाया तो अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मतलब कंपेयर करना, पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया हूँ। तो वो इपैसिटिव असेसमेंट होता है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन आपका एंट्री बिहेवियर बताता है। तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन सब पढ़ते हैं, ऑनगोइंग होता है, ये होता है वो वगैरह वगैरह, पर उसके लिए एक की टर्म भी है एंट्री बिहेवियर। तो एंट्री बिहेवियर जहाँ पे टर्म अगर हो तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होगा। पीयर इवैल्यूएशन के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं 360 डिग्री इवैल्यूएशन, ठीक है। विगोत्स्की का स्काई फोल्डिंग बताती है। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया, जो स्टूडेंट ने जितने भी काम किए हैं उसका उस पर्टिकुलर एरिया में वो आपके पोर्टफोलियो में मेंशन होते हैं, आपकी अचीवमेंट्स, आपके मतलब सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ के बारे में सब पोर्टफोलियो। ये भी पीवाईक्यू है, अभी आया था, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है पता होना चाहिए, कि अब जब कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट चीजें वैरी करती हैं तो कल्चरल रिलेटिविज्म होता है, ठीक है। कि आपके कल्चर में कुछ और है और दूसरे के कल्चर में वो चीज कुछ और है। जैसे पंजाबियों में टर्बन पहनना होता है, ठीक है, दूसरे में नहीं पहनते हैं, तो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो जब कॉन्टेक्स्ट वेरी करता है, कल्चर वेरी करता है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है। कंजक्टिव कॉन्सेप्ट भी आया था। अब जैसे ऐसी जो कुछ टर्म्स होती है ना, जिससे आपको बताऊं, इसको प्रयोग करते हैं। कंजक्टिव असेसमेंट पूछा था, तो ये कुछ नया पूछ लिया इस बार, कंजक्टिव असेसमेंट। अच्छा, अब आपको इसका मतलब नहीं भी पता, ऐसी कुछ चीजें होती है जो आपको सिर्फ कॉमन सेंस पे लगाओगे। कंजक्टिव है, कंजक्टिव से कौन सा वर्ड सिनोनियम हो रहा है या राइम कर रहा है, कंजक्शन। अब कंजक्टिव नहीं पता लेकिन कंजंक्शन तो पता है। कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो चीजों को इंटरकनेक्ट करना। जैसे कंजंक्शन का काम होता है, तो वैसे ही कंजक्टिव कंसेप्ट भी क्या हुआ, टू कंबाइन फॉर परपेचुअल वर्ड। जैसे कंजक्शन जो होता है दो ऑफ, ये वाली सारी चीजें वो दो, जैसे बिकॉज इज अ कंजंक्शन, तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम। तो वैसे कंजक्टिव असेसमेंट भी का क्या काम होता है, कंबाइन करना फॉर परपेचुअल होल, ठीक है। ताकि हम चीजों को एज अ होल पढ़ सके, तो इसलिए हम उसको कंबाइन करने के लिए कंजक्टिव असेसमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिकल टर्म है ये, साइकोलॉजी वाले यूज करते हैं ये असेसमेंट, ठीक है। फिर वैल्यू एडेड मॉडल क्या होता है, वैल्यू एडेड मॉडल में हम कंपेयर करते हैं प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आउटकम, जो हमने प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होगा और जो एक्चुअली में हुआ, उन दोनों के बीच को जब हम कंपेयर करते हैं, अपना प्रिडिक्शन और हमारा एक्चुअल असेसमेंट, वो होता है हमारा वैल्यू एडेड मॉडल का पार्ट। फिर बिहेवियरल थ्योरी ऑफ लर्निंग स्किनर की है, मैंने आपको बता दिया। देन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग अगर आ जाए तो प्याजे की है, और सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग विगोत्स्की की है। अच्छा, मैंने इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दोनों की है, ठीक है। ये दोनों ही विगोत्स्की और प्याजे दोनों ही कंस्ट्रक्टिव थ्योरी का पार्ट है, लेकिन प्याजे जो है वो इंडिविजुअल का बात करता है और सोशल की बात विगोत्स्की करता है। अब इसमें देखो गॉट आ रहा है, इसमें गेट आ रहा है, गेट गॉट, तो मतलब ये दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट से, ठीक है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, गेट, इसका गॉड। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी दोनों की है। पियाजे इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, इसमें एसिमिलेशन और अकोमोडेशन वाला पॉइंट याद रखना है। बिकॉज की सोशल लर्निंग थ्योरी जैसे जेडपीडी बताया, स्कार्फ फोल्डिंग वगैरह, इन सब से रिलेटेड आपको याद रखनी है। और ये सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं बिकॉज की। एल्बर्ट बंडूरा का सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, कौन सी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग किसकी है, एल्बर्ट बंडूरा की, जिसमें वो लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, ठीक है। और मॉडलिंग की बात करते हैं लर्निंग में, मॉडलिंग वर्ड याद रखना, लिखते जाओ। एरिक्सन, एरिक एरिक्सन का भी इस बार मैच था। ये क्वेश्चन नहीं था पर एक ऑप्शन में था, ठीक है। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, जो कि उसका आंसर नहीं था, बट मेरे को सोचा कि 4 ऑप्शन एनालाइज करना चाहिए, क्या पता इस बार इस ऑप्शन से, अगली बार इस ऑप्शन से पूछ ले। तो मैंने फिर स्टडी किया और मैंने पाया कि जो एरिक एरिक्सन है उनका जो फेमस चीज है वो किस चीज के लिए है, 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट। अच्छा, साइको एनालिसिस मैंने आपको बताया था, सिगमंड फ्राइड, वो भी याद रखना। तो 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट किसने दिया, एरिक एरिक्सन ने दी है। और एरिक एरिक्सन के बेसिस पे ही
एक क्वेश्चन और था, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। एपिसोडिक मेमोरी क्या होती है, जो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए होती है, पास्ट इवेंट। सिमेंटिक मेमोरी क्या होती है, जिसमें हम जनरल नॉलेज को रिकॉल करते हैं, ठीक है। देन एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, चंक सैम्पलिंग और हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग किसका पार्ट है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग और पर्पसिव सैम्पलिंग तो पक्का अच्छे से पढ़ लेना। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होती है और पर्पसिव सैम्पलिंग से इस बार बहुत क्वेश्चन आए थे। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के 3-4 नाम होते हैं, आपको फंसाने के लिए दे सकते हैं। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, चंक सैम्पलिंग भी बोलते हैं, जो कि ज्यादातर वर्ड यूज होता है, चंक सैम्पलिंग। और हैप्पैजार्ड, क्या हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग, जैसे हैप्पैजार्ड और एक्सीडेंटल या चंक। पर्पसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग, ये भी बहुत बार पूछा गया, तो जजमेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। देन स्कैटर प्लॉट और लाइन ग्राफ का पूछा गया था, कि जो स्कैटर प्लॉट होता है, लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ है, ये सब चीजें पूछी गई थी। तो लाइन ग्राफ क्या होता है, वो आपका टाइमिंग में वेरिएशन बताता है, ठीक है। जैसे आप लाइन चार्ट बनाते हो ना, तो ऐसे 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 करके कुछ, तो इससे आपको टाइमिंग का पता चलता है। तो वेरिएशन इन टाइमिंग, लाइन ग्राफ। और स्कैटर प्लॉट इसलिए होता है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन के लिए। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन या जीरो कोरिलेशन पता लगाना है, तो उसके लिए आप स्कैटर प्लॉट का यूज करोगे। क्या, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। देन सिंपल वैलिडिटी को हम मेजरमेंट वैलिडिटी भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ वैलिडिटी लिखा हो या मेजरमेंट वैलिडिटी लिखा हो, ये भी सेम बात है, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा आता है ना कि मेजरमेंट वैलिडिटी, तो कंफ्यूज मत होना, वहां पे सिर्फ वैलिडिटी की ही बात हो रही है, क्योंकि वैलिडिटी को ही मेजर किया जाता है। देन इकोलॉजिकल वैलिडिटी एक नया टर्म आया था, शायद आपके लिए नया नहीं होगा, कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए हो भी सकता है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्या होती है, वो रिलेटेड होती है पॉपुलेशन से, ठीक है। और इसमें हम ये रिलेटेड होती है क्वासी एक्सपेरिमेंटल। क्या होती है, इकोलॉजिकल वैलिडिटी का इस्तेमाल क्वासी एक्सपेरिमेंटल में ज्यादा होता है, ठीक है। और इंटरनल वैलिडिटी के लिए एक टर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनल वैलिडिटी यानी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। और एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में वर्ड आ जाए तो एक्सटर्नल वैलिडिटी। कॉज एंड इफेक्ट जहाँ पे आपको दिख रहा है तो मतलब एक्सपेरिमेंटल मेथड है, और कौन सी वैलिडिटी की बात हो रही है, इंटरनल वैलिडिटी की बात हो रही है, ठीक है। एंड नोट पूछा हुआ था। एंड नोट क्या होता है, एंड नोट होता है फॉर पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी, पब्लिशिंग एंड मैनेजिंग बिब्लियोग्राफी के लिए एंड नोट का यूज होता है। और फिर उसके बाद हाइब्रो लाइब्रो बता दिया मैंने। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एक नया आया है मार्केट में, वो है प्रेजी। तो प्रेजी भी क्या है, एक पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस पावर पॉइंट है, तो प्रेजी भी पावर पॉइंट के लिए यूज होता है। देन बात करते हैं रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है कौन, एंड नोट जो है क्या है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। कोवर्ट और ओवर्ट क्या होता है, कोवर्ट एथनोग्राफी और ओवर्ट एथनोग्राफी का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कोवर्ट मतलब होता है हिडन, ठीक है, जब आप बताते नहीं हो रिसर्चर को कि आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। एंड ओवर्ट क्या होता है, जिसमें आप उनको बता देते हो कि देखो मैं यहाँ पे रिसर्च करने आया हूँ, एथनोग्राफिक रिसर्च करने आया हूँ, और आप अपना रिसर्च पर्पस अपने पार्टिसिपेंट को बता देते हो। वो कोवर्ट मतलब आप रिसर्च करने आए हो लेकिन आप किसी को पता नहीं लगने देते, उनके बीच में ऐसा कॉमन आदमी रह रहे होते हो, तो हिडन होती है, ठीक है। एनस्यूबल थ्योरी पूछी गई थी इस बार, नया चीज आया था, एन ए यू एस यू बी एल, एस्यूबल थ्योरी। तो एस्यूबल थ्योरी क्या होती है, दे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, जो एडवांस ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, तो सबसे पहले इसका कीवर्ड है एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो न्यू लर्निंग मटेरियल को कनेक्ट करते हैं विद द एग्जिस्टिंग रिलेटेड आइडियाज, ठीक है। जो ऑलरेडी रिलेटेड एग्जिस्टिंग आइडियाज है उसके साथ हम नई लर्निंग को कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एस्यूबल थ्योरी में है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स का ये काम होता है, ठीक है। और फिर वार्क, वार्क थ्योरी आपने पढ़ी होगी, वी ए आर के वार्क थ्योरी, जो फ्लेमिंग की है, ठीक है। तो फ्लेमिंग की थ्योरी है, जो इसमें है हमारा वी से होता है विजुअल, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आई थी, ए से था ओरल, ओरल यानी कि, ठीक है, ऑडियो से रिलेटेड, ओरल यानी कि ऑडियो, तो दोनों में से कोई भी वर्ड लिखा हो तो सही है, विजुअल, ओरल, ठीक है। देन ऑडियो, रीड एंड राइट, तो आर से रीड भी है और आर से राइट भी है, ठीक है। तो रीड एंड राइट का पार्ट। देन के से होगा हमारा कैनेस्थेटिक, तो इसमें आपको ये पूछा जा सकता है, बहुत बारी आया हुआ है कैनेस्थेटिक। जीरोम ब्रूनर का स्पाइरल करिकुलम फोरम भी है। ब्रूनर का मैंने डिस्कवरी लर्निंग बताया था, और इसका एक याद रख लो, स्पाइरल करिकुलम फोरम।
कहूत बता दिया, पैडलेट व्हाइट बोर्ड है। देन रेसिप्रोकल टीचिंग क्या होती है? रेसिप्रोकल वही फ्लिप फ्लॉप क्लासरूम वाली, कि घर टीचर जो आप होमवर्क जो है क्लासरूम में आके कर रहे हो, और जो टीचर का जो पढ़ा रहा है वो घर से पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आके आपको टीचर उसमें गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रैटेजी रेसिप्रोकल टीचिंग का पार्ट होगा। तो अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते हो, आपका पार्ट है पेपर 1 पेपर 2 में, दोनों में कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, तो वो किसका पार्ट हो गया? रेसिप्रोकल टीचिंग का पार्ट हो गया, जिसमें आपको हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड एंड थिंक डीपली अबाउट व्हाट दे हैव रेड। जो आपने पढ़ा उसके बारे में आप क्या सोचते हो, कितना अच्छे से आप उस कॉम्प्रिहेंशन को समझ पाए, और उसके बेसिस पे आप कितने अच्छे से आंसर कर पाए, वो होती है रेसिप्रोकल टीचिंग, ठीक है। देन डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट्स, जैसे कॉन्जिक्यूटिव आ गया था कंजक्शन वाला, वैसे डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? तो डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट मतलब प्रेजेंस ऑफ वन और मोर ऑल्टरनेटिव एट्रीब्यूट, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट का प्रेजेंस हो तो डिसजंक्टिव कॉन्सेप्ट्स। प्रॉब्लम ऑफ द मैच क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ द मैच यानी कि वर्ल्ड कप की प्रॉब्लम नहीं, मैच मतलब स्टूडेंट्स नाइदर बोर्ड बाय द वर्क दैट इज टू सिंपल नॉट लेफ्ट बिहाइंड इफ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मतलब जब कोई बहुत सिंपल वर्क है, ठीक है, कोई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो आप उससे बोर भी नहीं हो रहे हो, तो उससे आप बोर भी नहीं हो रहे हो, ज्यादा काम मतलब आपको बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो उसका आपको बोर भी नहीं होना। और अगर आपको कोई ऐसी चीज है जो आप नहीं समझ पा रहे तो उसको छोड़ना भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ द मैच, कि आप सिंपल से भी बोर नहीं हो रहे हो, जो चीज समझ नहीं आ रही उसको भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको पीछे नहीं छोड़ रहे हो, ठीक है। रिवर्स थिंकिंग और इन्वर्जन जो था वो मैंने बता दिया है, नहीं वो रेसिप्रोकल टीचिंग था, ये रिवर्स थिंकिंग है। रिवर्स थिंकिंग का मतलब क्या होता है? एक लैटरल थिंकिंग टेक्निक है दैट कैन हेल्प यू जनरेट नोबल सॉल्यूशंस और अवॉइड पोटेंशियल पिटफॉल्स, ठीक है। तो ये याद रख लो कि आपको जब आप नए नए सॉल्यूशंस जनरेट करते हो, ठीक है, अपने पुराने थिंकिंग के बेसिस पे, तो उसको हम रिवर्स थिंकिंग बोलते हैं। और आप जो पोटेंशियल पिटफॉल्स है यानी कि जो उसमें पहले आपने सीखा था, जो आपने चीजें रह गई थी उसको दोबारा से फोकस कर रहे हो, ठीक है। देन ऑथेंटिक असेसमेंट क्या होता है वो पढ़ लेना। मिडल रेंज थ्योरीज और ग्रैंड थ्योरीज में क्या डिफरेंस है? ऑथेंटिक असेसमेंट मतलब स्किल्स एंड एबिलिटीज अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशन, जब आपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हो रियल लाइफ सिचुएशन में तो ऑथेंटिक असेसमेंट। और मिडल रेंज थ्योरीज होती हैं, एक सेकंड में लिख देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मैं सोचा चलो नहीं लिखते, जब लिख देते हैं मिडल रेंज थ्योरीज और ग्रैंड थ्योरीज। तो मिडल रेंज थ्योरीज होती है एम्पेरिकल इंक्वायरी, मोर स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, बहुत स्पेसिफिक होती है। और ग्रैंड थ्योरीज यूनिवर्सल होती है, उनका ब्रॉडर एक्सपेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज होती है। और उसी थ्योरी को हम जब स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, या फिर हम एक्सप्लेनेशन टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन होता है उसका, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो जिस चीजों को उसको आप टेस्ट भी कर पाओ सॉरी, तो वो मिडल रेंज थ्योरीज होती है। हाँ, एक तो 1 घंटे 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया, गला बैठ गया बोल बोल के, तो इसलिए मैं। और इंक्वायरी बेस्ड इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? प्रोबिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, प्रोबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबिंग क्या है वो पढ़ लेना। देन प्रोबिंग के अलावा ड्रूपल, ड्रूपल क्या है, जुमला क्या है, ये भी क्वेश्चंस आए हुए थे। ड्रूपल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें आप मैनेज करते हो वेबसाइट्स को, तो मैंने वेबसाइट्स को मैनेज करने के लिए हम ड्रूपल का यूज करते हैं। और जुमला जो है वो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और ये भी, दोनों ही, ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। और इसमें हम कंटेंट को मैनेज करते हैं। जुबला में कंटेंट मैनेजमेंट होता है और उसमें ड्रूपल में वेबसाइट्स को मैनेज किया जाता है। प्रोबिंग क्या होता है? प्रोबिंग का मतलब है डिटेल्ड और इलेबोरेट रिस्पॉन्सेज, ठीक है, ये भी वर्ड पता होना चाहिए, इज इम्पोर्टेंट। जब आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हो, आपको टीचर ने कुछ पूछा और आपने उसको रिस्पॉन्स एकदम डिटेल में बताया, इलेबोरेटेड रिस्पॉन्स, ठीक है, वो आपकी प्रॉबिंग होगी। इससे टीचर को पता चलता है कि आपका क्रिटिकल थिंकिंग कितना अच्छा है, आपका थॉट प्रोसेस, आपके आइडियाज क्लियर हुए कि नहीं। तो जब आप टीचर आपको बोलते हैं ना प्रॉबिंग, प्रॉबिंग यानी कि आपको उस चीजों को डिटेल में समझाना है, इलाबोरेट करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके स्टेप्स हमेशा पूछे जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव इसको मतलब वो लगाने बोला जाता है, सीक्वेंस में लगाने के लिए बोला जाता है। तो कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच, इसमें आता है हमारे ई मतलब सबसे पहले एंगेज, ठीक है, देन एक्सप्लोर, देन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन के बाद इलैबोरेट, ये सीक्वेंस में याद रखना है। और इवेलुएट, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताती हूँ कैसे याद रखना है। तो एंगेज, सबसे पहले आपकी एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट होने के बाद आप मान लो आप दुनिया को एक्सप्लोर करने चले गए, आप दोनों कपल थे, आप दोनों एक्सप्लोर करने गए एंगेजमेंट के बाद। तो एक्सप्लोर करने गए आसपास के एरियाज को,
एक्सप्लोर करने के बाद जो आपकी होने वाली बीवी थी उसने बोला कि यार ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, इसको एक्सप्लेन करो। तो फिर आपने उसको एक्सप्लेन किया, देखो ऐसा होता है ऐसा होता है। फिर एक्सप्लेन किया। अब उसने बोला कि आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है पर मुझे अभी भी समझ नहीं आया, तो थोड़ा इलैबोरेट करो। तो फिर वो उसका जो पति होने वाला पति है उसको इलैबोरेट करता है। फिर जब वो इलैबोरेट करता है फिर वो सोचती है अच्छा ये एक्सप्लेन किया इलैबोरेट किया, अच्छा फिर वो इवैल्यूएट करती है कि जो इसने बोला वो सही बोला कि नहीं। तो वो इवैल्यूएट। ठीक है, एंगेजमेंट की स्टोरी से आपको कंस्ट्रक्टिव लर्निंग अप्रोच याद रखना है। एरिक्सन साइकोलॉजी डेवलपमेंट थ्योरी, जो मैंने 8 स्टेप्स बताए थे साइकोलॉजिकल थ्योरी के, इस बार उसमें से क्वेश्चन आया था फोर क्लोजर और एफ, यहाँ फोर क्लोजर और मोरेटोरियम। ठीक है, फोर क्लोजर और मोरेटोरियम, ये था एरिक एरिक्सन के जो 8 स्टेप्स थे ना साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, उसमें दो कॉन्सेप्ट्स थे। फोर क्लोजर यानी कि जब आप पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन से नहीं चाहते, मतलब एक्सप्लोर करने से पहले का पीरियड। फोर क्लोजर मतलब फोर मतलब होते हैं पहले, और मोरेटोरियम मतलब जब आप डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो मोरेटोरियम। तो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? एरिक एरिक्सन की है। एरिक एरिक्सन से भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मेरे को लग रहा है ऐसा। देन ए प्रायरी नॉलेज क्या होती है? ए प्रायरी नॉलेज, ये पता होना चाहिए। प्रायरी नॉलेज मतलब कि आपको किसी चीज को लेकर पहले से कुछ नॉलेज है, कुछ पहले से बिलीव्स आपके दिमाग में है, वो आपका ए प्रायरी नॉलेज का पार्ट होंगे आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीजें हुई। इसका एग्जांपल जैसे मैथमेटिकल ट्रूथ्स हो गए, साइंटिफिक फैक्ट्स हो गए, तो ये आपके कुछ ए प्रायरी नॉलेज होती है जो आपके दिमाग में होती है, जो आपने ऑलरेडी सीखी हुई होती है, तो वो ए प्रायरी मतलब पहले सॉरी, पहले की नॉलेज। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मर्डर करना गंदी बात है या मर्डर करना रॉन्ग है, तो ये आपको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन आपके दिमाग में पहले से चीज एग्जिस्ट करती थी कि ऐसा करूंगा तो मुझे जेल हो सकती है। तो ये कुछ चीजें होती है जो सिखाई नहीं जाती, पर हमारे एथिक्स और हमारी मोरालिटी में पहले से होती है, तो उसको हम बोलते हैं ए प्रायरी नॉलेज। अगर इसको एकेडमिक टर्म्स में इसकी डेफिनेशन देखें तो इससे जस्टिफाइबल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल एविडेंस। ठीक है, आपको इसके लिए कोई एक्सपीरियंस या किसी चीज की जरूरत नहीं है। मर्डर मर्डर करना गलत है, उसके लिए आपको उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो जो जस्टिफाइबल होती है तो वो ए प्रायरी नॉलेज का पार्ट होती है। और ये इट इज अप्रोच ऑफ एक्सेप्टिंग नॉलेज बिकॉज पीपल हैव एग्रीड अपॉन फॉलोइंग अ रीजनेबल आर्ग्यूमेंट। क्योंकि आपको वो नॉलेज को एक्सेप्ट करना ही करना है, क्योंकि वो रीजनेबल आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे वो नॉलेज आपके पास मिली है। पायलट स्टडी के दो। सो अब एक और नया टॉपिक मतलब समझते हैं, जैसे कि इसमें हम कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स पूछा गया था, तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स किसके बेसिस पे होता है? तो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स से रिलेटेड हमको कांत, इमैनुअल कांत ने ये दिया था, वैसे तो बहुत थिंकर्स ने दिया था, बट पर्टिकुलरली इमैनुअल कांत के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं। और ये किससे रिलेटेड है? मोरल लॉज एंड एथिक्स से रिलेटेड अगर आता है ये कभी टर्म, तो पिछली बार आया था कि कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव्स आर बेस्ड ऑन, और तीन चार ऑप्शंस थे, तो मोरल लॉज एंड एथिक्स आर इज वन ऑफ द ऑप्शन। अच्छा, पायलट स्टडी जो है, पायलट स्टडी स्मॉल लेवल पे स्टडी होती है, जबकि आप अपनी पूरी रिसर्च करने से पहले एक पायलट स्टडी करते हो। ठीक है, तो ये आपको पता होगा, इसका दूसरा नाम होता है फिजिबिलिटी स्टडी, मतलब बहुत फिजिबल होती है। एंड इसको हम स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल स्केल प्रीलिमिनरी स्टडी भी बोलते हैं पायलट स्टडी को। देन एट्रिशन बायस पढ़ लेना। ये सारे नए टॉपिक्स मैंने बहुत सारे नए टॉपिक्स कवर करा दिया आज। जैसे एट्रिशन बायस होता है, एट्रिशन बायस मतलब टाइप्स ऑफ सिलेक्शन बायस ड्यू टू सिस्टमैटिक डिफरेंस बिटवीन द स्टडी ग्रुप इन द नंबर एंड द वे पार्टिसिपेंट्स आर लॉस्ट फ्रॉम द स्टडी। सिंपल सी बात है, जो आपको लगा कि जिसपे असर हुआ सर्वे का, उसको आपने रख लिया, और बाकियों को आपने हटा दिया। जिसपे कोई जिन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया या फिर कोई असर नहीं हुआ, तो उनको आपने हटा दिया, और जिसपे असर हुआ उस मेडिसिन का, वो उसको उनको आपने रख लिया। तो ये हो जाएगा एट्रिशन बायस। क्या पता उनको रिएक्शन लेट आए या बाद में आए, तो आपने उसको स्टडी से हटा दिया, तो आपका बायसनेस आ जाएगा ना उसमें, बाद में आपकी स्टडी में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी की कमी होगी। और इससे रिलेटेड एक और कीवर्ड है लॉस्ट टू फॉलो अप सिचुएशन, कि आप फॉलो अप ही नहीं ले पाए। फॉलो अप बोलते हैं ना कि फॉलो अप लेना चाहिए, जो डॉक्टर्स जो है बार बार आपसे पूछते रहे कि फॉलो अप लें, कि आपको कितना असर हो रहा है, कैसा लग रहा है, इंजेक्शन के बाद अब कैसा लग रहा है। तो जब आप फॉलो अप नहीं ले पाते उस पर्सन से, और आप उसको पहले ही पूरी तरीके से स्टडी करने से पहले ही अपनी रिसर्च में से हटा देते हो, तो वो होता है आपका एट्रिशन बायस। क्या बोलते हैं उसको? एट्रिशन बायस। और एट्रिशन बायस बहुत प्रॉब्लमेटिक है। इससे एक एग्जाम्पल पूछा गया था कि एट्रिशन बायस का एग्जाम्पल क्या है इनमें से। तो एट्रिशन बायस का उसमें एग्जाम्पल था रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स फॉर मेडिकल रिसर्च। ठीक है, जब मेडिकल रिसर्च कर रहा था कोई बंदा, और उसमें
आर्टिशियन बायस प्रॉब्लमेटिक कैसे हुआ कि उसने ना जो कंट्रोल्ड बायस रखा, मतलब रैंडमली किसी को भी उठा लिया और उसका फॉलोअप भी नहीं लिया, तो रैंडमली कंट्रोल्ड बायस इन मेडिकल रिसर्च इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। देन इसके बाद कुछ नए टर्म्स की बात करें तो पिगमैलियन इफेक्ट, ये पूछा गया था इस बार, नई टर्म थी पिगमैलियन इफेक्ट। क्या होता है? मतलब जब आपको टीचर को हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं और हायर एक्सपेक्टेशन से आपको उसको लगता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कि जिस टीचर को आपसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगी ना, तो आपको बहुत कोशिश करोगे कि आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करो, कि यार मेरे से अब इतनी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है लोगों की, तो मेरे को अब अपना 100% देना है। तो आप हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से जब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, तो उसको हम पिगमेलियन इफेक्ट बोलते हैं। और इसी का उल्टा होता है डिटर्मिनेंटल इफेक्ट। डिटर्मिनेंटल इफेक्ट होता है, डिटर्मिनेंट इफेक्ट मतलब कि लो एक्सपेक्टेशन लो परफॉर्मेंस। ठीक है, आपको पता है कि मेरे को तो किसी किसी को मेरे से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो आप ज्यादा पढ़ते ही नहीं हो, तो लो परफॉर्मेंस। ठीक है, और ये ज्यादातर जो ये दोनों इफेक्ट हैं हमने पढ़े हैं मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्टडीज वाले पढ़ते हैं इन इफेक्ट्स को। तो सोचो मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज का क्वेश्चन भी आपको पेपर 1 में डाल दिया था। अच्छा, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, ये सब आप पढ़ते हो। एक नया स्टाइल आया है एएमए स्टाइल, नया तो नहीं है लेकिन आपने पढ़ा नहीं होगा शायद। एएमए होता है हमारा अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो इससे क्वेश्चन आया था, तो इसमें हम ना सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं आफ्टर द ऑथर्स नेम, ये क्वेश्चन था कि सुपरस्क्रिप्ट हम कहाँ यूज करते हैं, तो ऑथर्स के नेम के बाद, जैसे यहाँ पे ऑथर का नाम लिखा हुआ है, मेरा नाम लिख देती हूँ मैं विशाली, मैं ऑथर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया, सुपरस्क्रिप्ट होती है ना जो ऊपर लिखते हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 लिखने का क्या मतलब है, जब वो बंदा बिब्लियोग्राफी में जाएगा, तो बिब्लियोग्राफी में जो नंबर 1 पे जो मैंने साइटेशन की होगी या रेफरेंस लिया होगा, वो इससे रिलेटेड है, ये ऐसा मान के चलो। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, मतलब सीधा जाएगा बिब्लियोग्राफी में, 4 वर्ड देखेगा, और 4 में सामने जो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी या जो भी रेफरेंस होगा, उसको वो चेक करेगा कि अच्छा ये जो लाइन है, ये ऑथर के नाम के बाद जो यहाँ पे 4 है, वो मेरे को यहाँ पे चेक करना है। तो ये होता है सुपरस्क्रिप्ट, ये हम यूज करते हैं मेडिकल रिसर्च वाले, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का ये फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट मेथड होता है, एमएलए और एपीए से थोड़ा सा अलग मेथड है ये। और फिर उसके बाद एएमए पूछा था इस बार क्वेश्चन पेपर में, तो मैंने सोचा बता दूं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। इकोलॉजिकल वैलिडिटी मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजिकल वैलिडिटी क्वासी एक्सपेरिमेंटल में यूज होती है, जिसमें रिसर्च कैन बी जनरलाइज टू व्हाट एक्सटेंड टू रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी का मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता देती हूँ, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इकोलॉजिकल वैलिडिटी, इकोलॉजिकल वैलिडिटी मतलब कि जब आप अपनी रिसर्च को किस हद तक जनरलाइज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे जनरलाइज कर सकते हो इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। रियल वर्ल्ड में जो आपने रिसर्च की, उसको आप किस हद तक जनरलाइज कर सकते हो गया आपकी इकोलॉजिकल वैलिडिटी। और इसको हम क्वासी एक्सपेरिमेंटल में यूज करते हैं ज्यादातर। तो उसमें हायर द इकोलॉजिकल वैलिडिटी, हायर द क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, लोअर इकोलॉजिकल वैलिडिटी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी कम है कि आप रियल वर्ल्ड में जनरलाइज नहीं कर सकते, तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है बस। और लेकिन जो चांसेस ऑफ इकोलॉजिकल वैलिडिटी ज्यादा किस में होते हैं, कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होते हैं, क्योंकि कॉसी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज्यादातर नेचुरल सेटिंग्स में की जाती है, और जो कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है वो लैब में की जाती है, लैब में भी कर सकते हैं, नेचुरल में भी कर सकते हैं, पर वो उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल स्टडी होती है इसलिए। ठीक है, फिर आपके बाद आता है ये सर्वाइवरशिप बायस क्या होता है, नया आया था, और कंफर्मेशन बायस क्या होता है। ठीक है, तो सर्वाइवरशिप मतलब जो लोग सर्वाइव कर गए उनको रखो, जो लोग सर्वाइव नहीं कर पाए उनको हटा दो। चाहे आपको नहीं भी पता इसका मतलब, लेकिन ऑप्शन में आप देख के पता लगा सकते हो कि सर्वाइवर, जो सर्वाइव कर गया उसको रखना है, और जो सर्वाइव नहीं कर पाया उसको हटा देना है। तो सर्वाइवरशिप बायस बोलते हैं उसको। फिर कंफर्मेशन बायस क्या होता है, कंफर्मेशन बायस मतलब सपोर्ट इंफॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। ठीक है, कि आपका कोई पहले से एक बिलीफ था, कंफर्मेशन बायस बता रही हूँ, कि आपको कोई पहले से बिलीफ था, कि आप सोचते थे कि ऐसा होगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो आपका कोई पहले से बिलीफ था कि जैसे लड़कियों को पिंक कलर पहनना पसंद है, तो ये आपका बिलीफ है। ठीक है, आप उस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए, अगर आपको उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन दिखेगी भी ना, तो आप उसको मानोगे नहीं, तो वो होगा आपका कंफर्मेशन बायस। कि बस आपके पास क्योंकि पहले से बिलीफ है और आप अपने बिलीफ को चेंज नहीं करना चाहते, तो आपने उस नजरिए से चीजों को देखा और रिसर्च में उस चीज को इंक्लूड ही नहीं किया। जो आपके बिलीव्स और वैल्यूज के अगेंस्ट जा रही थी इंफॉर्मेशन, उसको आपने इंक्लूड नहीं किया, उसको आपने कंफर्म नहीं किया, तो वो कंफर्मेशन बायस। ठीक है, अब एएमएस स्टाइल के अलावा एक और स्टाइल पूछा गया था इस बार,
टर्बियन स्टाइल, भी टर्बन वाला टर्बन नहीं है। टर्बियन स्टाइल जो है वो शिकागो स्टाइल का ही एक पार्ट है। शिकागो स्टाइल सबने सुना है, तो शिकागो स्टाइल का एक पार्ट है टर्बियन स्टाइल। इसको हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। मतलब शिकागो स्टाइल को तो हम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं अलग अलग चीजों के लिए, लेकिन जो टर्बियन स्टाइल है वो सिर्फ रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स यूज करते हैं। शिकागो फॉर्मेट होता है लेकिन सिर्फ रिसर्चर और स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये एकेडमिक है बहुत। ठीक है, शिकागो स्टाइल जरूरी नहीं है कि शिकागो स्टाइल सिर्फ आपको एकेडमिक पर्पस के लिए यूज करना है, आप अलग अलग कंटेक्स्ट में भी इसका यूज कर सकते हो। लेकिन जो टर्बियन स्टाइल है वो सिर्फ ऑप्शन में लिखा था कि रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के लिए ही होता है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, बायो सोशल इफेक्ट पूछा गया था रिसर्च में। बायो सोशल इफेक्ट क्या होता है? रिसर्च में एक इफेक्ट होता है बायो सोशल इफेक्ट। तो मतलब जब आपकी बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स को आपका मतलब आपके बिहेवियर को आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करें। फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं लड़की हूँ, है ना? तो लड़की जो टीचर होगी, अगर लेडी टीचर होगी, तो उसकी तरफ जो बॉयज का जो देखने का नजरिया होगा ना, वो उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी। लेडी टीचर, उससे वो ज्यादा समझना प्रेफर करेंगे। ऑन द अदर हैंड कोई मेल आ गया, मेल टीचर आ गया बहुत सुंदर सा हैंडसम सा, और तो जो उसमें गर्ल्स स्टूडेंट्स होंगी वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड और उससे वो ज्यादा पढ़ना पसंद करेंगी। तो इससे आपका क्या होगा, आपकी बायोलॉजी और सोशल फैक्टर्स आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये इसका एक बेस्ट एग्जांपल है जो कि क्वेश्चन पेपर में भी था, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता रही हूँ। तो बायो सोशल इफेक्ट क्या होता है रिसर्च में, वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि जब आपकी बायोलॉजी मतलब आपका मेल या फीमेल या कोई थर्ड जेंडर होना जब आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो बायो सोशल इफेक्ट होता है रिसर्च में। ब्लाइंड स्टडी पढ़ लेना, ब्लाइंड स्टडीज के से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। सिंगल ब्लाइंड क्या होता है, डबल ब्लाइंड क्या होता है, इवन ट्रिपल ब्लाइंड स्टडी भी होती है। वो क्या होती है ब्लाइंड स्टडी? मतलब ब्लाइंड स्टडी से एक रिलेटेड वर्ड आया था, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट। तो एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट वर्ड था, और वो जो वर्ड था वो रिलेटेड था ब्लाइंड स्टडी से। ठीक है, जिसमें आप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हाइड करते हो, पार्टिसिपेंट से आप क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन हाइड करते हो, वो ब्लाइंड स्टडी होती है, एक्सपेक्टेंसी इफेक्ट होता है। या ये फिर हम इसको बायसनेस भी बोल सकते हैं। पर्पसिव सैम्पलिंग, सेंटिमेंटल सैम्पलिंग होती है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग बता दिया। देन लार्जेस्ट डेसिमल नंबर ऑफ 7 बिट बाइनरी नंबर कितना होता है? लार्जेस्ट, एक सेकेंड दूसरी स्लाइड में बता देती हूँ। लार्जेस्ट डेसिमल नंबर ऑफ 7 बिट बाइनरी, तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर होगा 127। अब इसको निकालते कैसे हैं? तो 2 रेज टू द पावर 7, मतलब 2 को 7 बार 8 मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 ऐसे करके, तो आपका आंसर आएगा 128। और उसमें से -1 कर दो तो आंसर आएगा 127। तो ऐसे ही हम 7 बिट बाइनरी निकालते हैं। 8 बिट लिखा होता है तो 2 का हम 8 बाइनरी मतलब होता है 2, और बिट मतलब उसके ऊपर का जो सुपरस्क्रिप्ट लगा के उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो और -1 कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। और तो लार्जेस्ट 2 डिजिट डेसिमल नंबर, अब 2 डिजिट लार्जेस्ट कौन सा होता है? तो 99 होता है। 99 सबसे बड़ा 2 डिजिट का लार्जेस्ट डेसिमल नंबर है, जिसमें से जो कितनी बिट्स इस्तेमाल होती हैं, तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं 7 बिट्स। 7 बिट्स में से जो 3 बिट्स होती हैं वो टेंस प्लेस के लिए होती हैं। ठीक है, टेंस प्लेस के लिए, टेंस मतलब ये वंस टेंस वाला, और वंस प्लेस के लिए होती है 4 बिट्स। ठीक है, तो 4 और 3 के कॉम्बिनेशन में ये बिट्स होती हैं। ये ज्यादा टेक्निकल है तो इतना समझने पड़नी है। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज अब ऐसे ठीक आ गया। परसिस्टेंट स्टोरेज क्या होती है? परसिस्टेंट स्टोरेज अगर आए तो परसिस्टेंट स्टोरेज को ही हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, वही सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी वाला एग्जाम्पल। तो सेकेंडरी स्टोरेज और परसिस्टेंट स्टोरेज एक ही बात है, कि ऐसी कोई भी डाटा स्टोरेज डिवाइस दैट रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर टू द डिवाइस इज शट ऑफ। तो आपको पता है ना सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, कि जब जो एक तो होती है टेम्परेरी, जो रैम होती है हमारी। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ, जैसे ही शट डाउन हुआ, वैसे ही आपका जो डाटा है वो खत्म। लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसमें क्या होता है कि आपका डाटा सेव रहता है इवन आफ्टर द स्विच इज ऑफ, या पावर कट ऑफ भी हो गई फिर भी डाटा सेव रहता है, जैसे कि रोम में जो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि इसलिए हम उसको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्राइमरी होती है, जैसे ही शट डाउन हुआ, उसका पावर खत्म हुआ, वो स्टोरेज भी गई। सेकेंडरी स्टोरेज ऐसी नहीं होती, जब तक पावर चाहे बंद भी हो जाए, ठीक है, लैपटॉप बंद भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो स्टोरेज सेव रहती है। जब आप दोबारा ऑन करोगे तो आपको वो चीज़ वहां मिल जाएगी। बाकी लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, इन सब के बीच का डिफरेंस आप एक बार पढ़ लेना। लेजर प्रिंटर में कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे ड्राई ड्राई इंक पाउडर का इस्तेमाल होता है, ड्रम्स
की बात, ड्रम जैसा कीवर्ड अगर वहाँ पे आ जाए, टोनर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये सब कीवर्ड लेजर प्रिंटर से रिलेटेड है, क्वेश्चन में आया हुआ था। देन और इस बार नया एक वर्ड आया था, ओरल, AURAL। ऑरल जो होता है वो साउंड से रिलेटेड होता है, और ऑरल पैराडाइम आया था वैसे तो। ऑरल पैराडाइम किससे रिलेटेड है? और एक विजुअल पैराडाइम भी आया था। विजुअल पैराडाइम जो था वो था मूवीज के एक्सपेक्ट में आया था। विजुअल पैराडाइम था क्लोजअप से रिलेटेड। जैसे आप मूवी देखते हो ना, तो जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट, उसके मतलब ऐसा धन तना, उसके ऊपर ऐसे एकदम जूम करते हैं और एकदम हटा देते हैं, तो क्लोजअप लेते हैं और फिर हटा देते हैं, तो वो विजुअल पैराडाइम होता है। और ऑरल पैराडाइम मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। पैराडाइम मैंने मैं आपको बता दिया, जो ऐसे कुछ एलिमेंट्स जो एक पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाए, वो पैराडाइम है। तो अब ओरल पैराडाइम में इस बार तो पूछा था कि एलिमेंट ऑफ साइलेंस किसका पार्ट है। तो साइलेंस जो है मूवीज के एक्सपेक्ट में ज्यादातर ये देखने को मिलता है, फिल्म इंडस्ट्री वाले ये यूज करते हैं। तो ओरल पैराडाइम साइलेंस से रिलेटेड होता है। तो इस बार साइलेंस से पूछ लिया, अगली बार आपको और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं, जैसे एम्बियंट, एम्बियंट साउंड्स, जो आपके एम्बियंस होता है ना आसपास का। तो एम्बियंट साउंड्स हो गई, डायलॉग्स हो गए जो हीरो हीरोइन आपस में बोल रहे हैं, म्यूजिक। तो ये सारे ओरल पैराडाइम का पार्ट है। तो साइलेंस भी पार्ट है ओरल पैराडाइम का। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ यूनिक टॉपिक्स। और भी यूनिक टॉपिक्स हैं, बट वीडियो इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 आवर्स का। तो बस खत्म करते हैं इसको, आज का वीडियो यहीं पे। और कुछ नए टॉपिक्स मुझे और मिलेंगे जो मुझे लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, या फिर उसके लिए अलग से आधे घंटे का छोटा सा वीडियो बना लेंगे, या शॉर्ट्स में बनाती जाऊंगी थोड़े थोड़े। अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कि आपको, और हाँ पक्का से बता के जाना कमेंट में कि आप कितने मार्क्स दोगे, कि आपको जो मैंने आज टॉपिक बताया है उसमें से कितने परसेंट टॉपिक आपको आते थे और कितने परसेंट नहीं। तो 10 में से अपने आपको रैंकिंग दे देना। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। टाटा बाय बाय।